आप एक मैच खेलने जा रहे हो, जिस मैच को कम से कम 100 करोड़ लोग देखने वाले हैं, तुम्हारे देश में मैच हो रहा है और वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो तुम्हें नहीं लगता उस बंदे पे प्रेशर होता होगा? एंड डोंट यू थिंक वो प्रेशर परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करे? कर सकता है, लेकिन क्या अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत कुछ टिका हुआ है भाई, टीवी तोड़ देते हैं लोग इंडिया में। तो भगवान है क्रिकेट की बात करूं अगर, तो उन सब इंडिया मैच तो सब लोगों के ना वो जो एथलीट्स होते हैं उनके ना पर्सनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। Psychology is one of the most important fields of our times, and it is projected to grow at almost 14% year on year, and again will have tremendous growth in future as well, because any field you talk about, psychology तो चाहिए. We need psychology. You need to understand your mind, so that is psychology. साइकोलॉजी अपने तुम्हें खुद के बारे में जानने के लिए हेल्प करती है, तो सेल्फ डिस्कवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं तो हमेशा प्रमोट करता हूँ कि वो साइकोलॉजी सबको सीखनी चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, क्या इतना हावी हो रहा है उनके दिमाग में क्या चीज है जो मतलब उनको इस चीज को करने पे मजबूर करी है? एंड हाउ कैन दे कंट्रोल दैट? व्हाट इज लाइक हाउ कैन दे सेफगार्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस दैट दे हैविंग? Masterclass podcast. This is me Sweekriti on College with a YouTube channel, and we have two very special guests today. I have not been very healthy past a few days, but we will be rolling with Glucon-D by my side. So please introduce yourself guys first. So hi Sweekriti, मनीष नाम है मेरा। I'm a counseling psychologist. उसके साथ साथ I'm an entrepreneur. हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं शिफ्ट नाम की, जो पर्सनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनाती है साइकोलॉजी बेस्ड। उसके साथ साथ वी हैव अ डिफरेंट वर्टिकल जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं साइकोलॉजी बेस्ड। सो दिस इज व्हाट आई डू। Hi Sukriti, I am an educational counselor working with different schools in Delhi NCR, and I also work with organizations and help them build their workforce and employee well-being. Okay, I think lovely introduction. So by this you guys must have understood कि हम लोग साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं आज। तो साइकोलॉजी में let's start with, अच्छा we were off camera we were talking about INTJ और क्या personality test, तो वो कितना ज्यादा accurate होता है, कितना correct होता है ये सब? कई सारे जो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, बहुत सारे डिजाइन हुए हैं पहले। हाँ। तो बेसिकली वो ट्रेट्स पे काम करते हैं कि भैया बंदे से पूछ लो तुम्हारी ट्रेट क्या है, और तो कोई तरीका नहीं है ना जानने का। मुझे क्या पता स्वीकृति सोचती क्या है, थॉट्स कैसे जज करूँ, मैं लिखूँ कैसे, तुमसे ही पूछना पड़ेगा। तो वही एक लौता तरीका, क्वेश्चन दे दो बंदे को, ट्रेस पता चल जाएंगी। लेकिन जो MBTI है, मायर्स ब्रिग वाला है, वो बताता है ये ENTJ INFJ 16 डिफरेंट डिविजन हैं उसके। बट वो क्रिटिसाइज क्यों होता है और अब क्यों उसको नहीं मानते? क्योंकि कोई भी जो टेस्ट होता है ना साइकोमेट्रिक, वो अच्छा और बुरा डिपेंड करता है कि उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है। तो जो मायर्स ब्रिग है, इसकी सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म है वो ये कि इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है, ये प्रिडिक्ट नहीं करता इतनी रिलायबली, एक्यूरेट नहीं है। तो जब तक कोई एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है तो हम कैसे ट्रस्ट करें? सेकंड जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म वो ये कि कभी भी आप देखोगे ना INFJ ENTJ होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तुम इतने अच्छे हो, तुम वैसे हो। जो भी टेस्ट आपको सिर्फ कह रहा है कि तुम अच्छे हो, ये हो, वो हो, तो वो कभी ऑनेस्ट तुम बता ही नहीं सकता, वो तुम्हें कभी क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा, वो रियलिटी नहीं बता रहा, तुम्हारी पर्सनैलिटी शेप करके दे रहा है। एक तरह से जो MBTI है वो एस्ट्रोलॉजी है साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए कि मैं ऐसा हूँ। और भी बहुत सारे पैराडॉक्स। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट मतलब मैट्रिक्स? करेक्ट। तो अभी रिसेंटली सबसे जो ज़्यादा फेमस हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिलायबल, दैट इज बिग 5 फैक्टर मॉडल ओशन, जिसमें हम 5 ट्रेट्स को, मेजर ट्रेट्स को डिस्कस करते हैं: ओपननेस, कंसाइंशननेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो ये आपको ग्राफ्स देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और हाईली प्रिडिक्टेबिलिटी है, जिसको बहुत सारे जो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट हैं इसको रिलायबल मानते हैं। आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन से ही बिगिन कर लिया, बट लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकोलॉजी। आई थिंक अ लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर वाचिंग, पहले स्टूडेंट्स को हम लोग थोड़ा बताते हैं कि साइकोलॉजी क्या है एंड व्हाई इज इट इन सो मच ऑफ डिमांड टुडे। Right. Psychology is a scientific study of human mind and behavior. डिमांड में क्यों है? आप ये सोचो कि अगर कोई कंपनी है जिसे एक ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो ह्यूमन बिहेवियर, माइंड, थॉट, इमोशंस, इन चीज़ों को अच्छे से समझता है, एनालाइज कर सकता है, तो उस
कंपनी के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप करना जो यूज़र्स जिसके साथ कनेक्ट कर पाएँ, या एक इंटरफेस डेवलप करना जिससे उनकी यूसेज इन्हांस हो, या फिर कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करना विच ऑफ कोर्स यू नो Yeah, it's becomes a needed. hit. Yes, so such an employee would be so useful for them. And not just that, I mean, it's a field that is growing in India. It has a lot of demand in terms of it's needed everywhere. Yeah. Be it schools, be it organizations, be it legal firms, हर जगह चाहिए. So that's how it's But in growing isn't demand. that sad because आज तक स्कूल में किसी ने इंट्रोड्यूस किया नहीं था साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, मतलब इवन कॉलेज में भी नहीं था. आई थिंक साइकोलॉजी शुड बी देयर इन आई थिंक ईच एंड एवरी स्ट्रीम. व्हाट डू यू गाइस थिंक? लाइक सबसे पहले मुझे ये बताना है कि साइकोलॉजी क्या नहीं है. ओके, हां हम श्योर. तो थोड़ा अवेयर हो गए हैं. हाँ. हम थोड़ा अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, हमारे आसपास के लोग ऐसे हम समझते हैं कि Right. व्हाट इज साइकोलॉजी एंड व्हाट इज हाँ. नॉट. लेकिन कोई अगर किसी अनजान बंदे के साथ में तुम साइकोलॉजी का नाम लेते हो ना, तो आज भी वो लोग वही बातें करते हैं. मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये पागलों के डॉक्टर दिस दैट ये वो, हाँ. डियर जिंदगी पिक्चर सबने देखी है, वहाँ पे हाँ. शाहरुख खान पागलों का डॉक्टर दिस दैट, ये हाँ. बकवास चीज़ है. लोगों को एक्चुअल में जो साइंस जैसे गायत्री ने एग्जैक्ट बताया, इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, राइट. कि वाई वी डू व्हाट वी डू. क्यों ना जाने हम कि हम जो करते हैं क्यों करते हैं. एंड एक टाइम के बाद जाके जब तुम्हें अवेयरनेस तक आ जाती है, 20 साल 21 साल 22 साल, तुम्हें सब पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे लिए क्या बुरा है. फिर भी हम गलत चीज़ों को करने के लिए मोटिवेटेड है. पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाते रहो, बकवास करते रहो. Because we're not able to control our minds. यू नो कि तुम्हारे लिए गलत है वो, फिर भी हम कर रहे हैं. तो तुमने सोचना, तुम्हें एक बार सोचना नहीं चाहिए कि चल क्या रहा है दिमाग में. तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन है, टू डू लिस्ट बना लो. ये जब भी खत्म हुई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं हुई ना. So you need to लिस्ट में कभी नहीं करता. First, you need to understand your mind. So that is psychology. Psychology अपने तुम्हें खुद के बारे में जानने के लिए हेल्प करती है, जो सेल्फ डिस्कवरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. और मैं तो हमेशा प्रमोट करता हूँ कि वो साइकोलॉजी सबको सीखनी चाहिए. एंड सेकंड, स्कूल की जो आपने बात की, हाँ. बहुत स्कूल में पढ़ाई जाती है साइकोलॉजी. 11th-12th की NCERT है. अच्छा. हाँ, स्कूल में साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है. जो सब्जेक्ट शायद ऑप्शनल है, आई डोंट नो, मेरे स्कूल में नहीं थी, होती तो बहुत अच्छा मेरे होता. स्कूल में भी नहीं थी, इसलिए मैंने बोला ये चीज. तो ये पॉइंट अच्छा है कि सब, हमारे में ऑप्शन भी नहीं था. हाँ, बहुत दिक्कत schools नहीं। ऑफर नहीं करते हैं. हमारे में ऑप्शन नहीं था. तो I'm not that old, guys. हाँ. I'm just 27. So मेरे स्कूल में नहीं था. मेरे में भी नहीं था. नहीं, मेरे कॉलेज में था. मेरे भी दोस्त बता रहे थे कि मतलब उन्होंने पढ़ी है स्कूल में साइकोलॉजी, अच्छा. नंबर लाने के लिए वो. तो जब मैंने अपनी, क्योंकि मेरे को एक और चीज़ बताई थी, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने मास्टर्स करी है साइकोलॉजी में. और उससे पहले मैं इंटरेस्टेड मतलब था, लेकिन इतना नहीं था. Okay. और ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि साइकोलॉजी कोई भी कर सकता है, चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो. अगर आप अभी जैसे बता रहे थे कि व्हाट साइकोलॉजी इज नॉट, सो प्लीज एक्सप्लेन दैट, कि मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग साइकियाट्रिस्ट जैसे आपने बताया, सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट? हाँ, साइकोलॉजी वो भी है जैसे हम बात करते हैं, लेकिन अगर आप कोई फिजिकल चैलेंज आपको आता है तो भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना. तो मेंटल चैलेंज आएंगे तो भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे. तो मेंटल जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, ये सब ब्रांचेस हैं. जैसे जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो मैं हूँ, हम लोगों के जो फिजिकल, सोशल, पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रेस होते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको कम करने की, कुछ थेरेपीज़ के थ्रू, कुछ और चीज़ के थ्रू. फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, उनको असेस करते हैं, पता लगाते हैं ये एग्जिस्ट करता भी है या फिर ये सब इसके दिमाग में वैसे ही चल रहा है. तो एग्जैक्ट जो डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, एक लेयर हट ऊपर ले जाओ तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उससे भी ऊपर आते हैं फिर साइकाइट्रिस्ट. जो मेडिसिन आप कहते हो ना कि एंटी डिप्रेसेंट रिकमेंड कर दी, वो मैं या क्लिनिकल वाला बंदा नहीं कर सकता, वो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट रिकमेंड कर सकता है. तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं. Because they have an MBBS degree also. So they are trained to prescribe you medicines. However, a psychologist cannot do that. They can help you with counseling, therapy, but not medicine. आप ये समझ लो, सबसे जो साइकोलॉजी की जो सबसे टॉप फील्ड है वो साइकाइट्री है. Okay. But अगर और कुछ मतलब medicine is like one difference that you guys any other difference that you want to highlight, Yes. to make it very clear for the audience? Major mental health challenges in terms of disorders, schizophrenia, and other disorders which are there. So those are referred to a psychiatrist. However, for a counselor, I think something clinical psychologist or a psychologist, it's basically where you talk about stress management, dealing with life, emotional and mental well-being. उतना severe नहीं है. यहाँ तक काउंसलिंग वाला हाँ. साइकोलॉजिस्ट. But if it's severe, in that case you go to a psychiatrist. एंड इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर तुम्हें बनना है, तुम कहलाना चाहते कि मुझे इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में, तो तुम्हें RCI सर्टिफाइड होना पड़ता है.
तो उसके लिए MPhil होता है, वो भी शायद अभी कुछ चेंजेस आए हैं उसमें, 1 साल के अलग कोर्सेज होते हैं। वो कोर्स करने के बाद आपको RCI लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट से। एंड जो भी आप अपनी रिपोर्ट बनाते हो डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी, जो भी आप असेस करते हो कि तुम्हारी स्टडी ने ये बताया है, तो तुम्हारी रिपोर्ट पे तुम्हारा RCI नंबर जाता है। RCI लाइसेंस का जो नंबर है वो जाता है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप मास्टर्स करने के बाद ही कहलाए जा सकते हो। अपनी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हो, पर्सनल सेशन स्टार्ट कर सकते हो, बट आप डिसऑर्डर्स को असेस नहीं कर सकते। और आपको सबसे बड़ी बात, लाइसेंस की जरूरत नहीं है टू बिकम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल के लिए यू नीड अ काउंसलिंग। Like every doctor also has their license. That's why we call them medical practitioners. So it's the same thing here. क्लिनिकल जब भी है वो। तो मतलब काउंसलिंग अगर चाहे तो आप पढ़ाई करके काउंसलिंग दे सकते हो, you know, to train the mind, to, you know, build more confidence and everything else. And when it उससे ज़्यादा comes to deep भी, उससे ज़्यादा deep भी obviously, but when it comes to like disorders, सीवियर डिसऑर्डर, then it comes, whenever it comes to medicine and when you have to, you जैसे know, सीरियसनेस बढ़ती चली जाएगी तो हाँ। उसमें लेयर ऊपर चली जाएंगी, फिर क्लिनिकल, Okay. फिर तो साइकियाट्रिस्ट। I think that is to distinguish them. Okay. How you know, there are very general questions that comes to mind कि मतलब सक्सेस और पैसा चाहिए आजकल हर किसी को, you know, they want fame, they want to become Instagram creators and everything, but सब लोग नहीं बन पाते. What is the psychology behind that? How to gain confidence? How to gain success and money? What do you guys think? क्या हैक क्या है उसके पीछे? Alright. See, confidence gain करना है तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे लगता है शायद सबको हेल्प करेंगी। जब भी आपको कभी फर्स्ट स्टेप लेना है ना, तो कितने लोग हैं जो नहीं ले पाते। और इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि एक विशियस साइकिल है जहाँ पे आप ओवरथिंक करते हो। आप को लगता है कि ऑलरेडी ओ रियल लाइफ दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड सो मच, यू कट अ सॉरी फिगर फॉर योरसेल्फ कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगी, इसने कर लिया, मैं नहीं कर पाया। सो ये सारे चैलेंजेस आपको आते हैं। इनिशियली जब आप कोई भी स्टेप लेते हो तो मुझे लगता है इनिशियली 20 सेकेंड्स होते हैं जो एक फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के होते हैं जिनको आपको निकालना है। So the moment you tell yourself that I have to be brave only for 20 seconds, it's a game changer. I'll give you an example. When I had to put my first LinkedIn post, I kept on looking at the publish button. अभी क्लिक करती हूँ, अभी क्लिक करती हूँ, did not happen. The moment I told myself कि क्या होगा, लाइक नहीं आएंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, एक आध बुरा कमेंट आ जाएगा, कोई बात नहीं, do it. That's where I clicked it. And it was totally different to what I expected it to be. So that first thing. Second thing, I strongly believe that confident people feel happy when they see others progressing rather than feeling threatened. Because the moment you see somebody, आपको लगता है मैं तो नहीं कर पाई, इसने तो कर लिया, क्या हो गया? Be happy, no? Have that mindset that if he or she has done it, I can do it too. And just take action. So that is another very important thing. तीसरी चीज़ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, कभी आप कुछ नया कर रहे हो और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑलवेज गो अ ईयर बैक एंड सी कि क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो मैं ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुकी हूँ और स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था। सो काउंट बैक ऑन योर अकम्प्लिशमेंट्स कि हाँ ठीक है, ये मैंने कर लिया, आसान है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सबके साथ है, वेन एवर वी अचीव समथिंग वी फील ये तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें? सो दैट शुड नॉट हैपन। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रोग्रेस एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट सेलिब्रेटिंग व्हाट यू हैव अचीव्ड? अदरवाइज तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं ना। सो सेलिब्रेट। आई एम नॉट टेलिंग यू कि सेलिब्रेट करो, पार्टी करो, नो, इट कैन बी समथिंग एज स्मॉल एज ट्रीटिंग योर सेल्फ, लाइक गिविंग योर सेल्फ अ ट्रीट, मीटिंग अ फ्रेंड, डूइंग एनीथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी। बट होता क्या, व्हेन यू डू दैट योर कॉन्फिडेंस रिजर्व इंक्रीजेस. So give yourself that confidence and feel happy that हाँ यार कर लिया मैंने, I can do that. Forgetting to celebrate, like we feel कि बहुत छोटी सी चीज़ है, तो मतलब very interesting point. इसके ऊपर मतलब मैं थोड़ा, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो 2 अलग क्वेश्चन है, सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस। हाँ एक्चुअली ठीक है, तो मैं सक्सेस वाले से स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादातर लोग वो सक्सेस वाली चीज़, पता नहीं सबके लिए सक्सेस अलग अलग है, लेकिन जिसके लिए जो भी है उसको भी अचीव नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। सब जानते हैं हम सबके सपने हैं, हम सब इमेजिन भी करते हैं, खुश भी होते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं, कुछ खरीद के भी ले आते हैं, कुछ नया नोटबुक, नया डोमेन तक खरीद लेते हैं, बट वी नेवर कंटिन्यू। तो वाई वी डोंट कंटिन्यू? अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, मैं साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो शायद आप हमेशा के लिए अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। साइकोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंटिंग का। डिस्काउंटिंग? यस। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसकी ओवर सिंप्लीफिकेशन भी इंटरनेट पे मैं वही बताऊंगा। ठीक है। हमारा ब्रेन हमेशा उस चीज़ के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड और फोकस रहता है जो पास में है और अभी है। Okay. मतलब कि
आपने कहा कि मेरे को वेट गेन करना है, बॉडी बनानी है, उसके लिए आप जिम जाओगे, घर आओगे, वो बनी हुई जो बॉडी है वो तो शायद 6 महीने 8 महीने बाद है ना। आज तुम्हारे सामने जंक फूड मिला, वो अभी है, इसलिए तुम घर जाके बेशक रिग्रेट करो लेकिन खा लेते हो। एंड वेट लॉस में भी यही होता है, एवरीबॉडी वुड रिलेट, सब कुछ करते हैं। दिस इज डिस्काउंटिंग। हमारे को जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियरली दिख रही होती है, जो उस समय पर उस जगह होती है, पास होती I है, have heard about this कि इसलिए ना चीजें लाके रखो, मतलब इसके- चिप्स मत रखो घर पे। इस वजह से हमारी जो चीज़ दूर होती है वो इतना वो ब्लर्ड है ना आइडिया। मेरी सक्सेस कैसे दिखेगी, मैं क्या कर रहा हूँगा, मुझे नहीं पता। तो इस वजह से आप देखते हो कोई यूपीएससी वाला होता है, कोई कुछ होता है, वो फोटोज लगाते हैं, ब्रिलियंट पॉइंट, इंस्पिरेशन के लिए फोटोज लगाते हैं ताकि अपनी जो विजन है उसको क्लियर करें, वो डिस्काउंटिंग खत्म हो, क्लैरिटी मिले। वो अब जंक फूड की महक तो आ रही है, उसकी महक तो नहीं आ रही ना सक्सेस की। तो जितना विजुअलाइजेशन क्रिएट, अब आप समझोगे ये जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये फलाना ढिकाना, ये सारा जड़ साइकोलॉजी में ही है। That's another brilliant question that we need to answer. सब कुछ साइकोलॉजी में है कि जितनी ज़्यादा आपकी विजुअलाइजेशन क्लियर है, जितना आप क्लियर विजन को देख पा रहे हो, उतने ज़्यादा चांसेस आप उसके लिए एक्शन लोगे। अब इसका ओवर सिंप्लीफिकेशन क्या है इंटरनेट पे, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। आपने कभी ना कहीं वर्ड सुना हुआ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Yes. व्हाट इज दैट? आपको मन करा कुछ खाने का, मैंने खा लिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं क्योंकि 6 महीने बाद मेरी बॉडी ठीक दिखेगी, दैट इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Okay. कॉन्सेप्ट वहीं से आया डिस्काउंटिंग से। तो अगर आप जितना जो भी आपका विजन है, जितनी क्लैरिटी से आप उसको देखकर जितना ज़्यादा विजुअलाइज कर पाओ, जितना ज़्यादा जी पाओ उसको, उतना ज़्यादा तुम वो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों को अवॉइड कर पाओगे। दैट्स द ओनली वे। डिस्काउंटिंग की वजह से हम सब प्रोक्रास्टिनेट करते हैं एंड पता होते हुए भी गलती करते हैं, फिर रिग्रेट करने को हम तैयार हैं रात को बैठ के, शिट यार नहीं खाना था, कल से नहीं खाऊंगा, कल से नहीं देखूंगा, कल से टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, रूटीन बना कल लो। से फ्रूट्स खाऊंगी। कल तो फिर डिस्काउंट करोगे अपने गोल्स पे, सक्सेस पे, हर चीज़ पे, क्योंकि वो पास में है, वो अभी है। आई थिंक इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि पेशेंस नहीं है किसी के भी पास, क्योंकि वो जो मिलना है वो 6 महीने बाद मिलेगा ना, और जो सामने पड़ा है वो अभी मिल जाएगा। सो दैट इज़ अगेन वन थिंग वी ऑलवेज टेल एवरीबडी दैट वेन एवर यू आर हैविंग अ गोल इन माइंड, यू हैव टू बी पेशेंट। आज स्टेप लिया है, कंसिस्टेंट रहो, एफर्ट करते रहो, डिसिप्लिन रहो, एंड डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा इन 5-6 मंथ्स। बट अगर अभी से चाहते हो कि बस आज करा, कल इंस्टाग्राम बिल्ड हो जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाएं, लिंक्डइन फॉलोअर्स बढ़ जाए, नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद योर सेल्फ। मोर ओवर क्या होता है, जब आपने कोई मिस्टेक करी तो लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि मैंने आई हैव डन दिस फेलियर, आई एम अ फेलियर, आई कैन कोई डू दैट। रिस्पांस नहीं आया कुछ भी। Absolutely. So I always tell people that failure and mistakes don't define you, they refine you. They refine you as an individual. So learn from them. So it's basically a cycle. Take action, learn from your mistakes, take action again. So the cycle that you have to follow. But that's having to be patient Yes, as well. patience is the key. So I think does writing your goals help, like to have a उससे पहले एक अभी गायत्री ने एक पॉइंट बोला था ना, भी अपनी पुरानी अचीवमेंट देखो, हाँ कॉन्फिडेंस वाला रह गया। हाँ तो साइकोलॉजी भी कॉन्फिडेंस पे ही कहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्फिडेंस, हमने कभी ध्यान दिया नहीं। इंटरनेट पे जो जनरल कॉन्फिडेंस की चीज़ें चलती है ना, 90% लोग इंटरनेट पे जो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं वो सिर्फ सोशल कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। Right. मैं बात नहीं कर पा रहा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, हाँ। मैं शर्मा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कल तेरा पेपर है, कितने नंबर आएंगे तेरे, बता, पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या वो कॉन्फिडेंस नहीं है? हाँ मैं हो जाऊँगा, है कि नहीं कॉन्फिडेंस? हाँ। लेकिन इंटरनेट पे सोशल कॉन्फिडेंस की ज़्यादा बात होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस एक बहुत ट्रिकी आइडिया है। दैट इज आपकी एक्सपेक्टेशन की क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, जेई मीन्स कोई एग्जाम इसलिए होने देता है यार मुझे ना 10 लाख रैंक चाहिए, सेलेक्ट होने के लिए देते हैं, पास होने के लिए देते हैं। पास होना तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पास होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने % चांस है तुम पास हो जाओगे? 100% श्योर पास हो जाऊंगा, या 50-50 है। तो ये 50-100 जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। I think the अब ये- self assurance that you're talking Yes, about. yeah. ये लेवल कैसे होता है, गायत्री ने बताया। मैं साइंटिफिकली बात करूँ, लेवल होता है एविडेंसेस से। आपके पास जितने ज़्यादा एविडेंसेस होंगे ना, उतने ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके कॉन्फिडेंस में। मतलब कि आप यहाँ पे आज बैठे हो, आप पहले पॉडकास्ट, जीवन में पहले इंटरेक्शन में शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, लेकिन आज हो, बिकॉज तुम पे एविडेंस है कि मैं ऐसे कन्वर्सेशन को नेविगेट कर चुकी हूँ। Okay. अब पुलिस भी किसी क्रिमिनल को पकड़ती है, किस बेसिस पे पकड़ती है? प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, किसने क्राइम किया। Right. तो तुम कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, तुम पे क्या प्रूफ है?
अगर तुम एग्जाम में कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, तुम पे क्या प्रूफ है, तुमने कितनी पढ़ाई करी, कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, क्या प्रिपरेशन है तुम्हारी जो तुम डिजर्व करते हो कॉन्फिडेंट होना। कॉन्फिडेंस कोई सीखा नहीं जा सकता किसी कोर्स से, कॉन्फिडेंस गेन किया जाता है, अटेन किया जाता है एविडेंसेस कलेक्ट करके, वो प्रूफ्स कलेक्ट करके तुम्हारे कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली तुम्हारा, अब मैं बोलूँ मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अरे तू डिजर्व भी नहीं करता भाई कॉन्फिडेंट होना। तूने कितनी बार तूने वो चीज़ ट्राई करी, कब तूने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाला, जरा 10 बार 15 बार 20 बार डाल, तो एविडेंस तो गेन कर कि मैं कर चुका हूँ ये 1000 लोगों के सामने, फिर मुझे बोलो कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। हो ही नहीं सकता, तुम पे एविडेंस ही नहीं है जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करे। बट फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है मेरा, अब जैसे यूपीएससी या सीए एस्पिरेंट्स होते हैं, सो व्हाट डू यू हैव टू टेल देम, मतलब उन अगर वो फेल करते हैं तो फिर क्या, मतलब शुड दे लाइक लूज होप? और इंटरेस्टिंग आइडिया, आप मान लो कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी किसी भी तरह का एस्पिरेंट है, मैं भी जेई का सरकारी नौकरी ही जेई का एग्जाम तो मैंने भी दिया है, सबको पता होता है कौन कितना पानी में है और सबको पता है कितनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। आप अगर अपने 12th के एग्जाम भी दे रहे हो ना, तो आपको पता अगर मैं बिना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे करी हूँ तो थोड़ा डर सा लगेगा। मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उड़ा रखे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो फेलियर पे हम जाते हैं। फेलियर अपने आप में एक साइकोलॉजी है। अब वो लोग टूट बिखर क्यों जाते हैं, इसके पीछे हमारे ब्रेन का भी केमिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज सेरोटोनिन। होता क्या है, जब तुमने किसी चीज़ में पूरा जान लगा दी, पूरा ध्यान लगा दिया, सब कुछ अपना टाइम, समय, सोशल लाइफ सब खत्म कर दी, उसके बाद भी वो चीज़ तुम अब नहीं पा पाए, तो हमारा ब्रेन क्या बोलता है, जिस चीज़ के पीछे तूने पूरी जीवन लगा दिया तो वो तो पा नहीं पाया, वो चीज़ कैसे पाएगा जिसके लिए थोड़ी देर ही काम करता है, जिसके लिए तो थोड़ी ही एफर्ट डालता है। हमारा सेरोटोनिन होता है ना, सेरोटोनिन इज अ विक्ट्री हार्मोन, एक हैप्पीनेस हार्मोन है, डोपामिन जैसा ही, वो सेरोटोनिन कहते हैं उसको। जॉर्डन पीटरसन बहुत बात करते हैं इसके ऊपर। जब हम जीतते हैं ना तो सेरोटोनिन रिलीज होता है और हमें प्रिपेयर करता है अगली विक्ट्री के लिए, और जब हम ऐसी बड़ी चीज़ हारते हैं तो सेरोटोनिन एकदम नीचे चला जाता है, उसके बाद ही डिप्रेशन, दिस दैट ये वो, क्योंकि सेरोटोनिन एक मूड रेगुलेटर भी होता है। मतलब कि अगर आपके दिमाग में सेरोटोनिन ज़्यादा है, आपको हैप्पीनेस ज़्यादा फील होगी, सैडनेस कम फील होगी। आपके दिमाग में सेरोटोनिन कम है तो वही सैडनेस ज़्यादा फील होगी, हैप्पीनेस कम फील होगी। आजमा के देखो, जो आपकी तबीयत खराब होती है, आपके घर वाले कहते हैं बता क्या खाएगा, बता तेरे लिए क्या लाऊं, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, अच्छी से अच्छी चीज़ मना कर देते हैं। क्यों? उस समय तो सैडनेस ज़्यादा फील कर रहे हो, ड्रीम्स भी आते हैं खतरनाक, ये सब क्यों होता है? सेरोटोनिन बहुत कम है। तो जब वो फेलियर आता है तो एकदम जीरो पे। एंड इसमें वर्स्ट केसेस में बहुत सी चीज़ तुम ये भी देखते हो कि सुसाइड कर लिया, ये वो हमें लगता है कि जिस चीज़ में मैंने पूरी जान लगा दी वही नहीं मैं कर पाया, तो जिसमें मैं जान नहीं लगाता वो कैसे कर पाऊंगा। तो ये अलग वर्टिकल है, इस तरह से लोग फेलियर के बाद टूट जाते हैं। इसीलिए आई थिंक पास्ट अकम्पलिशमेंट्स का मैंने पॉइंट रखा था। अगेन अ पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वॉज गिविंग माई 3rd जॉब इंटरव्यू, वेरी नर्वस, बिकॉज मुझे पता चल गया 15 लोगों का पैनल बैठने वाला है। ऑफ कोर्स आप ओवर थिंक करते हो, डर लगता है आपको। दैट्स व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ, पहली 2 भी तो दी थी, पहली में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता था, कर लिया ना, दूसरी और भी अच्छी गई थी, हो गया ना, 3 राउंड्स तब भी दिए थे, तो अब क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर सकते? एंड दैट वाज अ गेम चेंजर। एकदम से कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब ऊपर। सो यू नो, यू हैव टू गो बैक टू व्हाट यू हैव अचीव्ड, एंड आई थिंक यू कैन डू इट। एंड दैट्स द ओनली वे टू फाइट द इम्पोस्टर कि मैं नहीं कर पा रहा। अरे आपने देखो ना, तुमने करा तो है यार, पास में कर रखा है तुमने, ब्रिलियंट पॉइंट। आपने देखो कि मैं कर चुका हूँ ये चीज़, वो चीज़ देती है तुम्हें एनर्जी। सेकंड, अगर तुमने किसी चीज़ में पूरा इन्वेस्ट किया है, ये तो तुमने मान लिया था ना तुम्हारे लिए वो है। हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में। हम क्या कर रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग पढ़ के आ गया भाई 3 साल, तो बहुत पॉसिबिलिटी हमें लगता है। क्यों अब 2 साल किसी चीज़ में दे दिए तो वही है? नहीं, बहुत कुछ है करने को, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना कुछ है, इतना क्रिएटिव है। और सबसे बड़ी बात, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, फेल तुम नहीं हुए हो। जो सिस्टम तुम फॉलो कर रहे थे वो सिस्टम का फेलियर रह रहा था, वो सिस्टम फेल हुआ है, तुम नहीं। कोई दूसरा सिस्टम ट्राई करो ना, क्या पता उसमें सक्सेसफुल हो जाओ। So I think like मतलब मैंने I think 2 questions मिला के आपसे पूछे थे, which was success, money and confidence. I think you guys answered about the confidence pretty well. कि confidence कैसे, मतलब from your past experiences and the more you try, जैसे evidences और clarity आपका जो vision का रहता है, that helps you create confidence. You have to navigate your thoughts यार। मतलब overthinking और thinking में ना थोड़ा difference होता है। Overthinking एक loop है। Overthinking आपको कोई निकाल के लेके नहीं जाता, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये क्यों भूल गया, ये कैसे हो गया, ये क्या कर सकता था, ये क्या कर सकता था, कोई आउटकम नहीं है। But how to control that, if I could ask? You cannot control. इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशन भी हैं। यूट्यूब रील आती है, 1 way to stop overthinking, अपने आप को बिजी रखो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, कब तक बिजी रखे बंदा? जिस टाइम पे बिजी नहीं रखे वहाँ तो टूट ही जाएगा तू। अरे तो आपके पास क्लाइंट आते होंगे, पूछते होंगे कि भाई मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ या करती हूँ, व्हाट सॉल्यूशन दैट यू गिव देम? मुझे पता है सब लोग सॉल्यूशन के पीछे ज़्यादा क्रेजी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग से किसी को मतलब नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं,
मुझे पता है अब नहीं इंसान नहीं नहीं, आप मुझे अंडरस्टैंडिंग भी जानना है, ऐसा नहीं। नहीं आई एग्री विद दैट, क्योंकि हम तो ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हर कोई ये पूछता है हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, कोई ये नहीं पूछता मनीष व्हाई वी प्रोक्रास्टिनेट, खुद ढूंढ लेगा सॉल्यूशन तू, बात अगर तू जान ले चीज़ों को। लेकिन ओवर थिंकिंग एक ही तरीका है अगर तुम उसे परमानेंटली रिजॉल्व करना चाहते हो, यू हैव टू फेस एवरीथिंग। अगर आप पीछे मुड़कर देखें मुझे डर लग रहा है ये कर रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हें पता भी नहीं है, ओवर थिंकिंग इवोक करती है तुम्हारी टॉक्सिक हैबिट्स को, तुम अपने थॉट्स के साथ रह नहीं पाते, तुम एस्केप ढूंढते हो। एस्केप कहाँ ढूंढोगे? कभी सिगरेट में, कभी तुमने पॉर्न एंड मैस्टरबेशन में लड़के चले जाते हैं, स्क्रोलिंग में लड़के टाइम वेस्ट करते हैं, एस्केप ढूंढते हैं। तो ओवर थिंकिंग से इवोक होती है टॉक्सिक हैबिट, तो फेस करना पड़ेगा, और फेस करके तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या चेंज कर सकते हो तो करो, जो नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो, या फिर कुछ लर्निंग एक्सट्रैक्ट करो जो इन फ्यूचर तुम इंप्लीमेंट कर पाओ। और एक बार आपने ये साइकिल कंप्लीट कर दिया ना, तुम अपनी ओवर थिंकिंग तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी। अब तक जो दुश्मन है कि तुमने अपनी ओवर थिंकिंग से या थिंकिंग से कुछ सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया, फ्यूचर में कोई सिमिलर सिचुएशन आई, तुमने वो अप्लाई कर दिया और काम कर लिया। अब तुम्हारे को पता है वो निकलना कैसे, लूप है वो, तो ये है। अब इसी बात पर आप हमें एक बात बता दें कि लाइक बहुत सारी चीजों के बारे में बात की कि कॉन्फिडेंस, प्रोडक्टिविटी, सक्सेस, मनी, ये सब तो हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट हैप्पीनेस। अग्री 100%. Yeah, so what is the science behind happiness? Please. Would like to Go go ahead, first? guys. Go. I'll follow. तो हैप्पीनेस के ऊपर साइंस भी है बहुत सारी, साइकोलॉजी ने बात की है और फिलॉसफी ने बात की है। तो फिलॉसफी का तो सारा गेम ही है, हाउ टू नेविगेट अ बेटर लाइफ, इस सारे आइडियाज़ के थ्रू। साइंस के भी दो एस्पेक्ट मेरे को डिस्कस करने हैं। पहला तो वो कि जो मैंने पहले भी थोड़ा छू के में भागा था, जो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, जितना ज़्यादा इन केमिकल्स का बैलेंस रहेगा आपके दिमाग में, उतने ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे। पॉजिटिव सोर्सेज से हैप्पीनेस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि डोपामिन तो इंस्टाग्राम चला के भी आता है मनीष, वो नहीं, अच्छे सोर्सेज, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के सोर्सेज। बट ये मनीष रहेगा कैसे बैलेंस, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, हार्वर्ड की लॉन्गेस्ट स्टडी 80 साल तक चली थी जो, उससे जो एक कंक्लूजन आया स्वीकृति, वेरी इंटरेस्टिंग। वो कंक्लूजन ये था, अल्टीमेट कंक्लूजन, जिस बंदे का रिलेशनशिप हैप्पी वो हैप्पी, जिस बंदे का रिलेशनशिप बेकार वो अनहैप्पी। यू विल बी शॉक्ड, इतने सारा डेटा लिया गया, 80 साल तक स्टडी चली, एंड कंक्लूजन इज दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप एंड व्हाई, क्योंकि आप अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा उस इंसान के साथ बिताते हो। अगर उसमें ही टॉक्सिसिटी है तो आप देखते हो कितने लोगों का कभी डिवोर्स हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कश्मकश चल रही है, कभी चले वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, कभी ये हो रहा है, सब कुछ है उनके पास, जो तुम चाहते हो सब कुछ है, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। ये उस स्टडी ने बताया। उसके बाद इसकी इवॉल्व स्टडी है, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बात करती है। तो बात करते हैं मेजरली दो चीज़ों पे। पहला हमने डिस्कस कर लिया इससे रिलेशनशिप, मतलब मेजरली रिलेशनशिप, जस्ट लव रिलेशनशिप और योर फैमिली रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि एक एज के बाद अब मेजोरिटी लाइफ अपने रोमांटिक रिलेशनशिप, जो रोमांटिक पार्टनर होता है उसके साथ बिताते हो। जो ये मैं स्टडी बता रहा हूँ ये रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में है। और भी रिलेशनशिप मैटर करते हैं, वो एक अलग एक्सपेक्ट है जिसमें आपकी फैमिली आ जाती है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, 3 वर्टिकल होते हैं मेजरली। सेकेंड चीज़ जो है स्टडी जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि आपका जो काम है, आप अपनी लाइफ का एटलीस्ट 1/3 हिस्सा काम करते हुए निकालते हो, 8 से 10 घंटे पर डे। तो ये देखा गया स्टडीज़ में कि जो इंसान वो काम करता है जिसको वो काम करना पसंद है, उसके हैप्पीनेस फैक्टर ज़्यादा होते हैं। तो एक चीज़ ये, उसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये पता चली वो फिलॉसफी से आती हैं, जो एपिक्यूरियन फिलॉसफी हम डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने भी ये 3 चीज़ बताई थी कि एक तो इंसान की सोशल सर्कल अच्छा हो, सोशल सराउंडिंग अच्छी हो, वो अपना जो काम करना चाहे वो कर सके। बाकी हार्वर्ड स्टडी से रिलेशनशिप अब देखते हैं। तो ये अगर चीज़ें इंसान की लाइफ में है तो उसका हैप्पीनेस फैक्टर ज़्यादा होगा। और एक और लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा, जब इंसान अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि बहुत से लोग हाँ सॉलिट्यूड नहीं रह पाते, और कर पाए तो अपना करने की प्रैक्टिस करे तो अपना हैप्पीनेस लेवल बढ़ा सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी भी वो सोशल ही है, रोमांटिक रिलेशनशिप प्लस अलग अलग चीज़ें। तो इसका एक कर्स भी है, पता है आपको, पता है जो हम कॉलेजेस में होते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, हम जब दोस्तों के बीच होते हैं ना, हम अपनी असली प्रॉब्लम तक भूल जाते हैं। हम अपने करियर तक की टेंशन हमें नहीं रहती जब दोस्तों के बीच इतना बहुत अच्छा सोशल सर्कल होता है, पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तुम असली प्रॉब्लम तक भूल जाते हो। वो कर्स है, मतलब सोशली अच्छा होना तुम्हें इतना खुश कर सकता है कि तुम असली प्रॉब्लम भी भूल जाओ जो तुम्हें नहीं भूलनी थी। फिर जब तुम अकेले बैठोगे जब तुम्हें कर्स होगा। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बट सोशल, अब तुम समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
उसके साथ साथ मेजर सेकंड कि तुम कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हें करना पसंद है. ये दोनों चीज़ तुमने क्रैक कर ली, you will be happy. Adding on to what he's already mentioned, कहते हैं ना human beings are social beings. इसीलिए में क्या कंडीशन हुई थी सबकी, वी ऑल नो. आधे लोग डिप्रेशन में, वाई? बिकॉज कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे, मिल ही नहीं पा रहे थे, घर के अंदर बंद. सो दैट इज़ वाई अगेन टू एस्पेक्ट्स, पर्सनल एंड प्रोफेशनल. व्हाट ही हैज़ मेंशन्ड, पर्सनल हैज़ टू थ्राइव for your professional to be good and professional has to thrive for your personal to be good, so that balance has to be maintained no matter what. इसीलिए कहते हैं do what you love. ऐसा काम ढूंढो जिससे आपको खुशी मिले, ताकि there is no Monday blue. सैटरडे या संडे रात को ये फीलिंग नहीं आए कि अरे यार मंडे ऑफिस, आई डोंट वांट टू गो, नहीं जाना, एंड देन वो वर्किंग आवर्स नहीं लगे. So this is very, very important that you find what you do, and that's why, and what you love, what you like. So automatically आप passionate भी रहोगे, motivation भी होगा, and you would like to put in that effort. Similarly, when he's talking about the personal aspect, it has to be balanced. Why? Because you need to have a good circle of friends. You need to have a healthy relationship. मैं ये बोलती हूँ कि हमारी जो family है, हमारे जो blood relations है, that is not in our hands. By choice तो नहीं, वो हमने करा ना. But when I talk about your friends, or when you talk about a romantic relationship, it is by choice. तो जहाँ लगे ना कि toxicity आ रही है, वहीं bye bye बोलो, नहीं चाहिए. I don't need you. Because that circle has to be very positive to be able to give you that kind of motivation, happiness, and should be a source of positivity for you. I mean, friends वो हो कि अच्छा प्रॉब्लम है, मैं आ रहा हूँ, let me help you out. और इसलिए कॉलेज के बाद दोस्त भी कम हो जाते हैं. Absolutely. You decide on. Absolutely. आज के टाइम पे आफ्टर अ पर्टिकुलर एज और आफ्टर कॉलेज हम जब नए लोगों से मिलते हैं, नाम के बाद पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप करते क्या हो. मैं जब नई सोसाइटी ज्वाइन की, नए फ्लैट देखा, तो हम नए लोग मिल रहे हैं कि मनीष नाम, करते क्या हो. आपने पूछा चिराग करते क्या हो, मैंने कहा कि मैंने साला बचपन में दोस्त बनाए कैसे. एक पार्ट था जो मैं उस टाइम पूछना चाहती थी, व्हेन ही स्पोक अबाउट कि रिलेशनशिप, आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा दैट ब्रिंग्स यू द एटमोस्ट हैप्पीनेस. सो उस चीज को हेल्दी कैसे रखा जाए, मतलब इफ आई कुड आस्क, इफ यू गाइस कैन गिव अस फ्री काउंसलिंग on that. Again, on the basis of my personal experience. Okay, मुझे सुनना है तो Personally. देखो, communicate, बात करो, बताओ सामने वाले को कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सुनो उसकी, लिसन. होता क्या है ना, जब हम बात कर रहे हैं तो हर किसी को लगता है मैं बोलूँ ये सुने. नहीं, one has to be an empathetic listener, one has to be an active listener. सुनो, you first listen to the person, ऑब्जर्व, सारी बातें समझो कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है, देन कन्वे योर पॉइंट. होता क्या है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई और हम ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें लगता है नेगेटिविटी आ रही है, अरे छोड़ना, बात ही नहीं करनी, मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि लड़ाई हो रही है, उसके थॉट्स हमसे मैच नहीं कर रहे, हमारे थॉट्स उससे मैच नहीं कर रहे. डोंट डू दैट. सिट एंड कम्युनिकेट कि नहीं यार ठीक है, प्रॉब्लम आई है, लेट्स टॉक ना. कम्युनिकेशन इज़ द की. दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न आई टेल कि जब लड़ाई हो, बात छोड़ने के बजाय बात करो. एंड आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर. आई मीन, मुझे अभी भी लगता है सो मेनी फ्रेंडशिप्स आई वुड हैव सेव्ड if I would have communicated. So many problems at my workplaces with my colleagues would have been resolved if there would have been communication. I could have saved a very beautiful relationship if we would have communicated. So very important. रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें होती हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है तो बातें होनी ज़रूरी है. बहुत सारी बुक्स भी हैं. बुक्स भी है, नाम है कुछ मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस. I've heard about it. हाँ, बहुत अच्छी बुक है. That's a nice book. Yes. Okay. Recommended, guys. वो वुमेन साइकोलॉजी पे ही बात करती है फंडामेंटली. वो ये बताती है कि हमारे डिफरेंसेस क्या हैं, हम कैसे ऑपरेट करते हैं डे टू डे लाइफ में. हम यहाँ पे कितने 6 जने हैं, हम डे टू डे लाइफ में कैसे ऑपरेट करते हैं जैसे हम हैं, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग हैं. बट जब तुम एक ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं. देन ओनली यू कैन नेविगेट. जब भी तुम टच वाले मोबाइल में बटन दबाओगे बट जैसे बढ़े तो चलेगा कोई, वो तुम अपनी प्रोग्रामिंग नहीं ऑपरेट करते. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे चलता है. तो ये वो रिलेशनशिप में डिफरेंसेस हैं, फंडामेंटल डिफरेंस है. सबसे फंडामेंटल वो ये कि जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है और आपका जो पार्टनर है, मेजरली कोई लड़की आपसे आके कुछ कहती है, तो लड़कों की एक गंदी आदत है, वो ना लॉजिकल एडवाइस देनी शुरू कर देते हैं. तूने ये क्यों नहीं किया,
नहीं मैं भी तो हूँ ना। Yeah, you were saying no. ऑफ कोर्स, मतलब दिस इज एक्सेप्ट करना चाहिए ना भाई, जब भी तो ऊपर उठेंगे कि तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों नहीं किया, अरे तू ये करनी चाहिए था। लड़की दिमाग सोचती है भैया मुझे नहीं सुननी तेरी बकवास एडवाइस, मैं इमोशनल स्टेट में हूँ, मुझे वहाँ संभालना रहता है, क्या तू सुन सकता है, समझ सकता है क्या? उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि मैं लॉजिकल एडवाइस दे रहा हूँ, ये और गुस्सा हो रही है। अरे भाई तू समझा नहीं ना, तू वुमेन साइकोलॉजी, तू रिलेशनशिप को नहीं समझा ना, तू क्यों ज्ञान दे रहा है? जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं उसके बाद नेविगेट करियो ना कि नेक्स्ट टाइम सिचुएशन आए तो ये ट्राई करना, हमें ज्ञान देना है कि नहीं, लॉजिकल एडवाइस नहीं चाहिए भाई। आपने भी सबने कहीं ना कहीं फील किया होगा, जब हम किसी इमोशनल स्टेट में होते हैं, कोई बंदा आके हमें लॉजिकल एडवाइस ठोके, अबे तू अपने पे तो अप्लाई करता नहीं। हमें भी पता होता है उस टाइम कि व्हाट हैज टू बी डन, जस्ट व्हाट यू आर फीलिंग। अब आपकी लाइफ में कोई इमोशनल चैलेंज आता है, हम सोल्व नहीं कर पाते, वही दोस्त की लाइफ में आए तो हम बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी और की लाइफ में आए ना तो तुम्हारे इमोशंस अटैच नहीं है तुम्हारी लाइफ में। अगर एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी, मतलब एक ना स्टोरी ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट था, तो वो अपनी 9 बजे अपनी क्लिनिक जाता था और 5 बजे वापस आता था। उस वाले एरिया का सबसे शानदार साइकोलॉजिस्ट, मतलब इतने लोगों की लाइफ उसने बेटर की थी ना, लोग मानते थे यार कोई है बंदा। तो एक बार क्या हुआ, वो 9 बजे गया क्लिनिक और 9 बजे वापस आया। तो उसकी वाइफ थी, 9 बजे कैसे वापस आया? तो उसने बताया कि थोड़ा काम ज़्यादा था, 1-2 क्लाइंट ज़्यादा थे, हो सकते हैं क्लाइंट क्लिनिक है। तो अगले दिन गया, फिर वो 9 बजे वापस आया। उसकी वाइफ ने बोला आज भी 9 बजे आए, क्लाइंट ज़्यादा थे। अगले दिन फिर गया, फिर वो 9 बजे आया। तो उसकी वाइफ को शक हुआ कुछ, अब वाइफ है, शक तो होगा, डिजर्व करती है शक है कि नहीं? हाँ तो वो तो बनता है तुम्हारा शक करना। तो जब वो सुबह गया ना तो उसके पीछे पीछे गई वो, ठीक है, वो गया क्लिनिक गया वो, ठीक है, क्लिनिक में जाकर बैठा, ठीक है, सब कुछ किया, वो वेट कर रही थी 5 बजने का। तो 5 बजे उसने बैग बांधा, बैग बांध के वो गया, तो उसने देखा वो वहाँ से घर नहीं गया, वो वहाँ से साइकोलॉजिस्ट के पास गया, वो अपनी काउंसलिंग के लिए जाता था। हमें लगता है ना कि मुझे ज्ञान आ जाएगा, लॉजिकल एडवाइस फलाना, मैं तो बहुत वो सीख गया, आई डोंट नीड हेल्प। ब्रो जब तुम्हारी प्रॉब्लम होगी ना तो तुम्हारे इमोशंस इतने हैवी होते हैं, इतने तुम हावी होते हैं, तुम अपनी हेल्प नहीं कर सकते, यू नीड समवन। तो ये स्टोरी से मैंने जब ये स्टोरी पढ़ी तो मेरे को लाइट फील हुआ कि मनीष डोंट गो टू हार्श ऑन योरसेल्फ। इवन तुम्हारे पास सारी नॉलेज भी है ना, यू नीड समवन। तो साइकोलॉजिस्ट को भी जब साइकोलॉजी की जरूरत पड़े तो हम तो क्या ही हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, तो लॉजिक से हम नहीं सोच पाते। दूसरे की क्या ही है, उसके लॉजिक से, तो उसके इमोशन से तुम्हें क्या मतलब है? तुम ज्ञान देते हो लॉजिकल, चाहे उसे चाहिए हो या ना चाहिए हो। क्या होता है ना, जब कभी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, 2 लोगों में बात हो रही है, किसी ने बताया दैट ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, हम सुनते हैं और सुनने के बाद आई अंडरस्टैंड और फिर ज्ञान बांटते हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अंडरस्टैंड कभी कभी सामने वाला चाहता ही नहीं है ना वो ज्ञान, द पर्सन वॉन्ट्स यू टू लिसन टू देम, सुन लो सिर्फ। वाई? बिकॉज इतना वेंट अप हो जाता है अंदर, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, जस्ट लिसन। सो दैट्स what I do is, if somebody is talking to me, I'm quiet, even on messages for that matter, आता रहता है, जब तक मैं देख रही हूँ ना ऊपर टाइपिंग, तब तक मैं शांत हूँ। लेट देम टॉक, लेट देम टाइप, लेट देम स्पीक वॉट एवर दे हैव इन माइंड। उसके बाद लो 2 मिनट, प्रोसेस करो उस इन्फॉर्मेशन को एंड देन मेक अ कॉमेंट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग येस, बट एक्टिव हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मुझे लगता है अच्छा इसने ये इशू बोला, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है बांटने के लिए, चलो डोंट डू दैट। So, we were talking about relationships and how we can make romantic relationships healthy, because that is the core, way of receiving happiness, and that's the most attainable. So, इन्होंने बताया communication is the foremost thing, but बहुत सारे लोग communicate नहीं करते हैं, मतलब उनके उसमें होता ही नहीं है कि वो communicate. What are the other things also that can make a relationship healthy? एक और चीज़ बताती हूँ इसमें, what I used to again do, mine will come from purely personal experiences. Okay, so कभी कभार क्या होता है, आप नहीं communicate कर पा रहे हो, because जैसे ही मुंह खुलता है वैसे ही कुछ बुरा निकलता है, लड़ाई हो जाती है। डोंट कम्युनिकेट। इन दैट केस आप दोनों के डेफिनेटली जितने टाइम तक भी साथ रहे हो, 6 महीने, 7 महीने, 2 साल, 4 साल, कुछ कॉमन इंटरेस्ट तो होंगे, डू दैट टुगेदर। जैसे इट हैपेंड वंस विद मी दैट whenever we used to talk, we used to fight. So we were like, चलो कम, लेट्स गो फॉर अ बैडमिंटन मैच।
okay, because that's a common interest. Or maybe let's go for some meditative or a yoga session. Why? Because both liked doing it. Go for a common interest, because क्या होगा जब वो करोगे, एक तो माइंड रिलैक्स्ड हो जाएगा, एंड मोर ओवर वो कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं. दैट विल अगेन फॉर्म अ बेसिस फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस, or maybe will help it. So that is another thing that can be done. Anything that you want to add? सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग कहते हैं नया दिन नई शुरुआत, हैप्पी गुड मॉर्निंग. नहीं भाई, यू हैव टू क्लियर थिंग्स आउट. कभी ना कभी निकलेंगी वो. हम सबके साथ हुआ ये. हम कोशिश करते हैं कि नया दिन नई शुरुआत, चलो क्यों ना हम बात करें. बात करनी पड़ेगी. कोई भी लड़ाई तुम पाइल अप करके नहीं रख सकते, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाएगी. तो मेजॉरिटी रिलेशनशिप जो मेरे पास जो केस आते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा चैलेंज यही होता है कि उन्होंने जिस टाइम पे बात करनी थी उस टाइम पे करी नहीं, और वो इतनी इकट्ठे. अब जब लड़ाई होती है तुम कहाँ कहाँ की बातें निकाल के लाते हो, फिर तुम कहते हो तूने जब तो ये बात बोली नहीं. अब लड़ाई बड़ी हो गई. येस, यू हैव टू कम्युनिकेट, देन यू हैव टू मूव ऑन, देन यू हैव टू मूव टू द अदर डे. अगला दिन जब निकलना चाहिए, इसलिए दिन की लड़ाई खत्म हो जाए. चाहे लड़ाई तुम्हारी लंबी चले, मैं तो उसके फेवर में भी हूँ, लेकिन सॉल्व होनी चाहिए. मैं उस वाले आइडिया को नहीं अग्री करता, रात खत्म होने से पहले लड़ाई खत्म करो. अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगी. तुम्हारी 9 बजे लड़ाई हुई है, तुम्हें 2 बजे सोना है. मतलब कहते हैं कि सोने से पहले लड़ाई खत्म करो, नहीं होगी, जबरदस्ती होगा. चलो सो जाते हैं, कल बात करेंगे. यू ट्राई टू बी हैप्पी. परफेक्शन गेन करनी है ना, नहीं होगा. टाइम लो, बट यू हैव टू रिजॉल्व द इशू. मतलब उस चीज पे बात करो, क्लियर करो. बात करते रहो जब तक यू नॉट गेटिंग द क्लैरिटी फ्रॉम ईच अदर, देन ओनली यू हैव टू मूव. इसका मतलब मुझे लगता है ये नहीं है कि आप 10 दिन तक बात ही नहीं कर रहे, या 5 दिन तक बात ही नहीं कर रहे, या 4 दिन बाद सॉरी, तो क्या होगा, गुस्सा बॉयल अप होगा ना. सो डोंट डू दैट आल्सो. Okay, I think we have answered a lot of the mind related question and what is psychology. We got to know about the productivity, how relationship and your career is equally important. You have to balance it to achieve happiness. But I think before I was asking you about the UPSC aspirant and you said that ye thoda alag hai, Sweekriti, what you are asking. So my question is, why do people fail? What's the psychology behind it, and how should you overcome your setbacks and challenges? जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं. क्या इतना हावी हो रहा है उनके दिमाग में, क्या चीज है जो मतलब उनको इस चीज को करने पे मजबूर करी, एंड हाउ कैन दे कंट्रोल दैट, व्हाट इज लाइक, हाउ कैन दे सेफगार्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस दैट दे आर हैविंग. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है दैट हम में से किसी के पास भी वो टॉलरेंस नहीं होती कि हम रिजेक्शन या फेलियर को एक्सेप्ट कर पाएँ. एक्सेप्टेंस हम नहीं कर पाते. क्यों करें? वी वर्कड हार्ड फॉर समथिंग एंड वी कुड नॉट डू इट. सो व्हाट हैपेंस इज दैट इज़ वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर थिंकिंग टेक्स प्लेस. वो एक पूरी विशियस साइकिल बन जाती है जहाँ हम ओवर थिंक करते हैं, सेल्फ डाउट आता है, वी फील नहीं कर पाएंगे, एंड देन वी ट्राई टू ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर ईच एंड एवरी थिंग. सो इट्स अ साइकिल, एंड कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, ड्यू टू विच फिर हमें लगता है कि वी आर नॉट इनफ, वी नॉट वर्थ इट, और लगता है कि लेट्स जस्ट एंड लाइफ, करो सुसाइड, बात ही ख़त्म. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग एवरीबडी, दैट सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनी ऑफ योर प्रॉब्लम. फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है जॉब में, या मे बी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, एनी थिंग दैट इज़ हैपनिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ नॉट यू. दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ नॉट योर लाइफ. हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है यही ज़िंदगी है. वी सेंटर एवरीथिंग अराउंड दैट वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. वो सच नहीं है. लाइक मेरे साथ हुआ, लास्ट ईयर ही हुआ. आई वॉज एट अ वर्क प्लेस वेयर दिस वन कलीग ऑफ माइन, बहुत चैलेंजेस थे, नहीं बन रही थी, काम भी साथ करना है, एवरी डे क्वारल्स एंड चैलेंजेस. क्या किया, मुझे लगा कि यही है बस मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस. आई वॉज अपसेट, आई यूज टू क्राई, आई यूज टू फील नहीं हो रहा है, अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, यू गेट suicidal thoughts and what not. But no, you have to tell yourself that this is not me. It's just a part of my current life, but I can always find a solution. So instead of being too harsh on myself, मैंने अपने आप को बोला कि यार ठीक है, ये प्रॉब्लम, ये मेरे हाथ में नहीं है. It's an outer thing which I cannot control. But what I can control is my response to it. Through that, I started taking care of myself. As in, healthy खाना है तो खाना है, meals नहीं skip होंगे. टाइम से सोना है तो सोना है, नींद नहीं आएगी बिकॉज ऑफ कोर्स ओवर थिंकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ट्राई टू बी ऑन बेड. थर्ड थिंग, एक्सरसाइज. खाली मत बैठो. It's very important for maintaining your emotional and your physical well-being. So I love playing badminton. I used to go for a match.
like trying to go every day, or if I like doing yoga करनी है, very important. So that actually made me deal with that situation in a much better way. थोड़ा मेरा response better हुआ. Moreover, मैंने जो एक चीज़ करी was gratitude at that point of time कि ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है और कितनी blessings भी तो हैं, let's just count on that, हो जाएगा इससे भी. So this was one thing. Second thing that you can always do is talk to somebody. किसी ना किसी से बात करो. लग रहा है पेरेंट्स नहीं, फ्रेंड कोई तो होगा जो समझेगा, जो सुनेगा. क्योंकि कभी कभार हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं, जो हमें लगता है वही सच है. However, that's not true. Talk to somebody who can give you a different perspective कि हाँ ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे भी तो किया जा सकता है. Talk it out. या अगर आपको लग रहा है, आपको ऐसा भी लगेगा कि इससे बात करके क्या फ़ायदा, ये मेरे साथ काम थोड़ी करता है, ये क्या सोल्यूशन देगा, या ये तो उसको जानता ही नहीं है. नहीं, बात करो. Because whatever is inside you has to come out. So ज़रूरी नहीं है बोल के, if you feel like crying in front of the person, do that. Express. Super important. और अगर लग रहा है that's the core of yes. everything. और अगर लग रहा है कि वो भी नहीं है, कोई नहीं है, हर कोई मुझे जज करेगा, in that case seek professional help, because that expert who's going to give you the therapy or is going to give you that session is trained for doing it, and you will not be judged. Seek help. They will provide you tools, strategies which will help you in the longer run. बहुत important है. But suicide मत करो. Your life is precious. There are so many people around you who love you, so you have to be for them and for yourself. So yeah. How important is therapy? Should everybody Gayatri take it? made an interesting point. Sorry to interrupt Yeah. you. And I'm sorry, मुझे मोटिवेट करना तो नहीं आता कि सुसाइड के बारे में. मेरे को थोड़ा आइडिया आता, पता है. जब भी क्या हम आइडिया ये है, मतलब कि आइडिया इज नॉट दैट आइडिया फिलोसॉफिकल आइडिया. हाँ. आइडिया जब भी हम कोई ऐसा गोल बनाते हैं ना, जो हमने आउट ऑफ प्रेशर बनाया है, आउट ऑफ डिज़ायर नहीं, मतलब कि जॉब लगनी है. 90% लोग यूपीएससी इसलिए नहीं करते कि मुझे देश की सेवा करनी है. वो तो रिजॉल्व कर रहे हैं वो दिमाग में, स्टेबिलिटी, दिस दैट, रुतबा, स्टेटस, फलाना 10 तरह की चीज़ें हैं. जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमारा हमेशा रिजल्ट के साथ फिक्सेशन हो जाता है. हम रिजल्ट के साथ फिक्सेट हो गए हैं. उसके बाद साथ हमारी जो एनवायरनमेंट है वो हमें मोटिवेट करेगा. थिंक पॉजिटिव अबाउट व्हाट, हो जाएगा. अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई सोचने की कि हो जाएगा, तुझे क्या पता. थिंक पॉजिटिव अबाउट द प्रोसेस. तेरे कंट्रोल में क्या है, प्रोसेस है ना. तुमने वाली पिक्चर सबने देखी होगी 3 इडियट. उसमें सिंपल रेंचो वर्सेस राजू वाला एग्जाम्पल है. सिंपल राजू की भक्ति में भी बार्गेनिंग है. वो अंगूठियाँ पहनता है, पैसे रखता है, तो भी कुछ मांगता है. वो उसकी भक्ति में भी वो, एंड रेंचो के एथिज्म में भी सरेंडर है. आई डोंट नो होगा क्या, बट ये प्रोसेस है, मुझे इसमें एक्सीलेंस हासिल करनी है. वो बिलीव नहीं करता कौन, जब भी वो सरेंडर है, लेकिन वो भक्ति में मैं अंगूठी पहन दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये चढ़ा दूंगा. रिजल्ट से ऑब्सेशन है, फिक्सेशन है. तो अरे यही अगर आप देखोगे ये बातें कहाँ जा रही हैं, जो गीता का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है, कर्म पे तुम्हारा हक है, रिजल्ट पे नहीं. तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी सोचने की, ना तुम टेस्ट करने वाले, ना तुम पेपर बनाने वाले, ना कुछ. तेरा हक ही तेरे रिजल्ट पे था ना, तेरे काम पे जो तू करने वाला है. तो फिक्सेशन की वजह से चले जाता कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि तुम चाहते ही वो सिर्फ रिजल्ट थे. तो अगर तुम अपना थोड़ा भी फोकस शिफ्ट करो ना, थोड़ा भी, और तुम्हारा जो फोकस है तुम्हारे एक्सीलेंस पे जाए, जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो तुम्हारे को इस चीज़ का बुरा लगेगा कि मैंने शायद तैयारी नहीं की होगी, इस चीज़ का नहीं कि रिजल्ट नहीं आया. एफर्ट्स पूरे नहीं करें. सो दैट इज़ वाई कंट्रोल उसको करो जो कंट्रोल कर सकते हो. सो मेनी फैक्टर्स दे आर नॉट इन योर कंट्रोल, सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द आउटर इन्वायरमेंट. कंट्रोल योर इनर सेल्फ. अपने आप पे काम करो एंड जस्ट पुट इन द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स. ऑटोमेटिकली द रिजल्ट्स विल कम. एंड अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार कभी तो आएंगे. व्हेन योर एफर्ट्स आर कंसिस्टेंट. आई थिंक हमने आज तक ऐसा कोई भी नहीं देखा होगा जो एफर्ट्स डाल रहा है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है, और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे. आते हैं, डेफिनेटली आते हैं. हाँ, किसी को जल्दी, किसी को लेट, बट आते तो हैं, रिजल्ट्स दिखते हैं. सो that's what you have to do. Perspective is also one thing that Perspective is also one thing, but I want to make one point here कि कोई गारंटी नहीं है कि एफर्ट डाल कर रिजल्ट आएगा. दिस इज माय पर्सपेक्टिव, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. क्या गारंटी एफर्ट डाल कर रिजल्ट आएंगे? ये भी तो फिक्सेशन ही है. प्रोबेबिलिटी भी तो देखना होता है. जैसे मेरा सवाल था, इसमें भी तो फिक्सेशन ही है. तुम क्या आइडिया प्रेजेंट करो, एफर्ट डाल कर रिजल्ट आएंगे. अब भी तो रिजल्ट के साथ ही फिक्सेशन हो रहा है ना इस बार नहीं. अरे यू हैव टू पिवट भाई,
तो 4 साल 5 साल करता रहे रिजल्ट आएंगे, नहीं आए तो किसने कहा, गारंटी तो नहीं है। कोई गारंटी। मेरे बहुत जानकार है भाई जिन्होंने 4 से 5 साल बर्बाद कर दिए। अब वो सोच रहे हैं करने को कुछ बचा भी नहीं, सबके होंगे आसपास, करने को कुछ बचा नहीं। Take up an online program. No, but I'm not integrating. That's a perfect plug. It is a plugin, but you have to create a backup for yourself. Because I एक don't know. fixation result से होना भी, क्योंकि आप प्रोसेस में तो हो, आपने सारा नॉलेज लिया, आप अगर यूपीएससी या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बट what will you do after? You should have an idea कि Yeah. पहुंचना कहाँ है, पहुंचना क्या है, प्लान बी भी क्या है आपका, वो सब प्लान बी इन अ वे कि ये नहीं हुआ तो मैं कर लूंगा, खुद पे विश्वास है वो, प्लान पे नहीं है वो कि यूपीएससी नहीं हुआ, शिट यार यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या, तो अबे यूपीएससी कोई ना था बस। वो फिक्सेशन होगा जब भी तुम्हें दिक्कत लगेगी, क्योंकि तुमने उसके अलावा तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग ने तुम्हें और कुछ सोचने ही नहीं दिया। सोचते कैसे, ये कर ले वो हो जाएगा, ये कर ले हो जाएगा। उस बंदे ने अपने जीवन जी रखा है दिमाग में कि मैं ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं लबासना जा चुका हूँ। बट देन अगेन देयर इज वन थिंग ना, लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट करो जो तुम करना चाहते हो, जैसे तुम बनना चाहते हो, तुम अभी से ही सोचो कि तुम वो बन चुके हो। तो हाउ ट्रू इज दैट? मैनिफेस्टेशन अगर रिजल्ट पे फिक्सेट हो रही है तो वो नेगेटिव है ना। मैनिफेस्टेशन शुड बी फिक्सेटेड ऑन योर प्रोसेस, कि मुझे प्रोसेस पे ऑनेस्ट रहना है। वो एक स्टिमुलस की तरह यूज होगा, बस एक कि स्टिमुलस आपने अपने आप को देखा कि मैं कर रहा हूँ, नाउ यू गेट बैक टू वर्क। अब उसे देखते रहोगे तो इमेजिनेशन से बोर हो जाता है बंदा। वो एक स्टिमुलस की तरह है, तुम प्रोसेस पे ध्यान दो, ना कि फिक्सेशन। People fail because they don't, They enjoy the only process. fixate They on only result. see the result, they're Only, fixated to that. विकृति, यहाँ एक और पर्सपेक्टिव है मेरा व्हेन इट कम्स टू फेलियर। जब एक्चुअली आप फेल होते हो तो आप करते क्या हो? सिर्फ नेगेटिव थॉट्स? क्या कभी किसी ने ऐसा बैठ के सोचा है कि मैं क्यों फेल हुआ, मैं कहाँ गलत गया? क्या आपने कभी रिफ्लेक्ट करा है? Then only you succeed, no? हाँ, बट रिफ्लेक्ट तो करते ही नहीं है ना हम। क्यों? क्योंकि हम इतने दुख में चले जाते हैं कि हम फेल हो गए, हम कर नहीं पाएंगे। अगेन एवरीथिंग दैट वी राइट, एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने फीडबैक तो लिया ही नहीं। करेक्ट। हमने सेल्फ रिफ्लेक्ट तो किया ही नहीं। क्या पता कि अगर मेरा वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, शायद मेरा पढ़ने का तरीका ठीक नहीं था, क्या पता मैंने टाइम ही नहीं दिया, या सबसे बड़ी बात क्या पता ये कोर्स ही मेरे लिए ठीक नहीं था। क्या हो गया? कोई बात नहीं, कुछ और भी तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। So again, happened with me. I'll come to personal experience. Recently applied at 3 companies, got a rejection mail all the 3 places. क्या करूँ? 3 rejections मिले एक हफ्ते के अंदर, बहुत बड़ी बात है। सैड हो जाओ? बुरा तो लगता है। नहीं सैड हो जाओ? नहीं, इस बार नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि लगा कि शायद इट्स नॉट मेंट फॉर मी। और जब उसके बारे में बैठ के सोचा तो मुझे लगा, क्या मैंने CV गलत बनाया? नहीं। क्या मेरा कवर लेटर अप टू द मार्क नहीं था? नहीं। क्या मेरे पास स्किल्स नहीं है? नहीं। बट क्या मैं वो करती तो मैं खुश होती? वो भी नहीं था आंसर। कि तो अप्लाई गलत करा है, अच्छा हुआ उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। तो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं। हमें कुछ करना है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो ये जितने बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स कैन डू मच बेटर इन लाइफ, बट इट्स ड्यू टू दैट प्रेशर दैट देव टेकन इट। और नहीं हो रहा तो फिर उनको लगता है क्यों नहीं हो रहा, फिर भाई फेलियर एंड एवरीथिंग कम्स इनटू क्वेश्चन। सो समटाइम्स रिफ्लेक्ट, मे बी इट्स नॉट मेड फॉर यू, मे बी यू मेंट फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। एंड शी मेड अ ग्रेट पॉइंट। यार मेरे को तो इससे एक छोटी सी स्टोरी याद आई है, और वो स्टोरी है एंटी फ्रेजिलिटी की। मुझे याद नहीं वो कौन सी ग्रीक फिलॉसफी में कहाँ की एक स्टोरी है, थोड़ा ग्लिम्स याद है मुझे लेसन से मतलब है। तो वो फेलियर के ऊपर बात की, जैसे गायत्री ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर तुम फेल हुए हो, यू नीड टू फिगर आउट कि क्यों फेल हुए, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो स्टोरी क्या कहती है कि उसने एक फिलॉसफी में एक ड्रैगन है, ठीक है, उस ड्रैगन को ना मारने का एक ही तरीका है कि उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी, ठीक है, एक ही तरीका है उसको ड्रैगन को मारने का, गर्दन काटनी पड़ेगी। लेकिन मतलब उसको फेल करने का एक तरीका है, उसकी गर्दन काटनी पड़ेगी। तो जो वो हीरो होता है उसकी गर्दन काटता है ना, उसकी 2 गर्दन निकलती हैं। तरीका एक ही है मारने का कि गर्दन काटनी पड़ेगी, और उसकी गर्दन काटोगी तो 2 गर्दन निकलेंगी। तो ये एंटी फ्रेजिलिटी की स्टोरी, मतलब ये चीज़ फिलॉसफी क्या बताती है, अगर तुम फेल होते हो, नाउ तुम अगली बार उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम फिर फेल हो गए, तुम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम पे वो सब कुछ पता है तुम्हें जिससे तुम फेल हो सकते हो। जब मुझे पता चला कि भाई फेलियर से तो ये तो सारे लेसन ही हैं जो मेरे खुद के हैं, किसी के दिए हुए नहीं हैं, यही तो मुझे एंटी फ्रेजाइल बना रहे हैं। जब ये माइंडसेट, अब तुम फेल ऑप्शन ही नहीं बचा, कोई गला काट 2 गले उसके 2 गर्दन 2 फेस निकलते हैं। तो ब्रिलियंट स्टोरी। तो दैट्स हाउ इट पता तो है, बट वो अवेयरनेस कैसे आएगी? थ्रू रिफ्लेक्शन। करेक्ट। सोचो, समझो, रिफ्लेक्ट, यू नीड टू थिंक, सिट बैक एंड देखो कि अगर ये एम बनाया है तो डू यू रियली वांट दिस,
how you gonna achieve it? या अगर फेलियर आया है तो गलत कहाँ गए, मतलब क्या क्या मिस्टेक्स करी, एंड सेकंड टाइम उसको रिपीट मत करो ना, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है, अगर मैंने पढ़ाई करी, मुझे पता है मेरा सिलेबस का ये पार्ट वीक था, मैंने कम टाइम इसको दिया, तो अगली बार उसी से स्टार्ट करो ना. वाई टू अगेन डू द सेम प्रोसेस. अगर आप रिफ्लेक्ट ही नहीं करोगे, एनालाइज ही नहीं कर पाओगे कि मैंने गलतियाँ कहाँ करी. दिस इज़ नॉट जस्ट योर एग्जाम्स, दिस इज़ लाइफ. एवरीथिंग यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन, बी इट रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट एनीथिंग, पर्सनल और प्रोफेशनल. यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि गलती कहाँ हुई है, तभी तो इम्प्रूव करोगे. अदरवाइज क्या फ़ायदा. आपने एक्शन लिया, आपने गलती करी, उदास हुए, फिर एक्शन लिया, तो जब तक फीडबैक ही नहीं दिया अपने आप को तो कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी. दैट्स व्हाट इज द क्रक्स. आई थिंक काफी ज्ञान की बातें कर रही है गायत्री. मतलब सही ज्ञान, मतलब दैट वी डोंट यू नो. But I think this is gonna be a long podcast. I have still a lot of career-related questions left for you guys to ask, because we are, doing a College Vidya podcast in which we want to tell our students about the career that they can, pursue in the field of psychology. So, थोड़ा streams और career के बारे में बताएं. Psychology करके आप क्या-क्या चीजें कर सकते हैं? साइकोलॉजी पढ़ के इंडिया में ही स्पेसिफिकली बात करें, इंडिया के बाहर भी आप कई सारी चीज़ों में अलग अलग डोमेन्स में काम कर सकते हो. लेकिन कुछ मेजर वर्टिकल्स हैं जो आपके इंटरेस्ट से आप डिफाइन कर सकते हो कि इस हिस्से में काम करना है, उस हिस्से में काम करना है. जो सबसे मेजर वर्टिकल है वही आपका एक तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो थोड़े लोअर एंड पे होते हैं, जो थोड़ी आपके फिजिकल, इमोशनल, सोशल स्ट्रेस को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं. लाइक आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड यू डोंट नीड एनी लाइसेंस टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. उसके बाद देयर आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं. फिर साइकाइट्रिस्ट होते हैं. और एक और सबसे ज़्यादा जो इमर्जिंग ब्रांच है साइकोलॉजी की, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट. वो क्या करते हैं, वो कोई भी जो कंपनी होती है, कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, अब एक एम्प्लॉय रिटेन करने के लिए क्या प्लान बनाएं हम, उसमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है, क्या इंसेंटिव स्ट्रक्चर हो, क्या चीज़ हो, क्या बोनसेस हो, क्या हो जिससे वो रिटेन हो. तो एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं जिससे कंपनी थ्राइव कर सकती है. ये इमर्जिंग फील्ड है और सबसे ज़्यादा हाई पेइंग फील्ड इमर्ज हो रही है. उसके अलावा साइकोलॉजी में और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मेजर इन्हीं किसी वर्टिकल के अंदर आती है. जैसे एक एग्जांपल देते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं. अच्छा. जितने भी एथलीट्स होते हैं ना, उन सबके पर्सनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बड़े एथलीट्स के. आप मेरे को एक बात बताओ, आप एक मैच खेलने जा रहे हो, जिस मैच को कम से कम 60 करोड़ लोग देखने वाले हैं, 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ लोग देखने वाले हैं. तुम्हारे देश में मैच हो रहा है और वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो तुम्हें नहीं लगता उस बंदे पे प्रेशर होता होगा? एंड डोंट यू थिंक वो प्रेशर परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट करे? कर सकता है, लेकिन क्या अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते. बहुत कुछ टिका हुआ है भाई, टीवी तोड़ देते हैं लोग इंडिया में. तो भगवान है क्रिकेट की बात करूं अगर, तो उन सब इंडिया मैच तो सब लोगों के ना, वो जो एथलीट्स होते हैं उनके ना पर्सनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनके जो वो प्रेशर होते हैं ना, उन्हें मैनेज करने में हेल्प करते हैं. तो ये है इन्हीं के अंदर ही, काउंसलिंग, क्लिनिकल, इनकी के ब्रांचेस में जाती हैं. बट मेजर ये 3 फील्ड्स हैं जिनमें आप अपना how करियर बना highly सकते हो. can you get paid? Like if not highly, if I ask about the beginner's salary, how much can we put them into a bracket if we? अगर 2 तरह की चीज़ें, अगर आप जैसे एक और चीज़ मैंने टच नहीं की, वो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक टीचिंग का भी है. आपने देखा होगा साइकोलॉजी प्रैक्टिस के साथ साथ आप टीचिंग भी कर सकते हो. स्कूल में, कॉलेजेस में प्रोफेसर बन सकते हो. नेट का एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आप कर सकते हो. तो टीचिंग में अलग सैलरीज़ हैं, प्रैक्टिस करते हो आप अलग सैलरीज़ हैं. इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती हैं. अगर आप अभी आपने काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, तो 15, 20, 25 हज़ार से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती हैं. बट अगर आगे आप पर्सनल अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करो, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, तो कोई लिमिट नहीं है. आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कितने भी रुपए कमा सकते हो. और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कमा सकते हो, वहाँ पे आप कंसल्टेंसी ऑफर कर सकते हो, तो वहाँ पे आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो. I think a fresher salary is somewhere between 5 lakhs to 12 lakhs per annum, depending on your experience. And of course, you grow with time. Adding on to what Manish mentioned in the sports psychologist, हम सबको ऋषभ पंत का example पता है, right? He came back after so long. So definitely a psychologist had a role to play there. 100%. Because you're coming, you got a second life, right? So you need that encouragement, that motivation, that self-belief that yes, you can do it. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कितने प्लेयर्स होते हैं जो इंजर हो जाते हैं एंड साल के बाद रिटर्न करते हैं. सो देयर ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट प्लेज अ क्रूशल रोल इन देयर फिजिकल एज वेल एज देयर इमोशनल वेलबींग. सो दिस इज़ वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने आजकल सुना होगा ऑल बिग कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, यू टॉक अबाउट जेप्टो,
all of them, Netflix for that matter, they are hiring people with a background in psychology. क्या reason है? Something very simple, that there are two aspects which they contribute to. The first one being your marketing and the second one being your product development. Marketing में क्या होता है that a person with a background in psychology can provide you insights on human behavior. क्या thoughts हैं, क्या emotions हैं, क्या ऐसा किस तरीके से उसको मार्केट करना चाहिए कि वो उससे रिलेट कर पाए. like कितनी the बार Instagram scrolling psychology है. दैट ऑल्सो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी ऑन एन एवरीडे बेसिस. जैसे हम सब ऑर्डर करते हैं, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, जोमेटो है, फॉर दैट मैटर मिंत्रा है, आजियो है, यू नो वी शॉप. एक नोटिफिकेशन आती है, हम कैसे क्लिक करते हैं, ऐप खोलते हैं एंड देन वी आर कंपेल्ड टू बाय, राइट. क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ एग्जैक्टली हिट करना है, किस एस्पेक्ट पे, इमोशनल एस्पेक्ट पे हिट करना है ताकि कंज्यूमर क्लिक करे. यू फाइटिंग अगेंस्ट द थंब टेक्निकली, राइट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए यही जब ये बैकग्राउंड के लोग आते हैं, दे हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यूजर्स आर गोइंग टू थिंक. मोर ओवर, एक प्रोडक्ट के लिए चलना वो तभी चलेगा जब यूजर्स रिलेट कर पाएँ. इंटरफेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली है. तो अगर एक एम्प्लॉई एक कंपनी को बता पा रहा है कि इस तरीके का प्रोडक्ट बनाओ, ये कंटेंट होना चाहिए, तभी ये हिट होगा. तो दैट इज़ हाउ दे गिव यू इनसाइट्स. अब जैसे नेटफ्लिक्स है, ऑल ऑफ अस आर एडिक्टेड टू इट, है ना, सबको देखना है. वीकेंड आ रहे हैं, अच्छा कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी है, व्हाट आर यू गोइंग टू वॉच. सो व्हाट इज नेटफ्लिक्स डूइंग? आई वुड से द इंटरफेस इज फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, एंड इट इज़ इनकरेजिंग यू फॉर लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड व्यूइंग. देखते जाओ. लोग हैं ना, एक दिन में पूरी सीरीज खत्म करते हैं, इनफैक्ट वेट करते हैं कि अब आए नेक्स्ट और आए. सो दिस इज द डिजाइन्ड आल्सो ऑन द नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म की डार्क थीम है, Right. उसका जो एक म्यूजिक है, Vibe जैसे है. आप खोलते हो, वाइब है, राइट. that creates that attention, that seeks attention. And आपके इमोशंस पर मेन एक बहुत अटैक आता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट Yeah. बोला मतलब गायत्री ने. इसके लिए ना एक छोटा सा मैं आपको एक वो देता हूँ हुक, आपको समझ आएगा उससे कि ये मतलब सोशल मीडिया या से ये सारी चीज़ें क्यों हायर कर रहे हैं और ये क्यों इतने एडिक्टिव हैं. तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं पावलोव करके, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो हो सकता है नाम गलत हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया था. वो अपने डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट Oh करते yeah, थे. I know that. ठीक है, हम सबको इवान पावलो जो भी है उनको सबको पता है वाइल्ड चीज. वो क्या करते थे, अपने डॉग के सामने वो खाना लेके जाते थे, हाँ. उसके डॉग के मुंह से लात टपकती थी. खाना लेके जाएंगे लात टपकी, खाना लेके जाएंगे लात टपकी. उसने क्या किया, जब खाना ले गए तो घंटी बजाई, उसके मुंह से लात टपकी. खाना ले गए, घंटे दबाई, उसके मुंह से लात टपकी. कुछ करते रहे. एक टाइम ऐसा आया, घंटे दबाई तो उसके मुंह से लात टपक गई. और वो घंटी कंडीशनड स्टिमुलाई बन गई. मतलब कि पहले खाना आया, घंटी, फिर लात टपकी. अब घंटी ही एसोसिएट हो गई लात से. अब कुत्ते को जरूरत नहीं है उनके डॉग को कि भैया खाना ही आया, वो घंटी से लात टपक गई. सो यही तो कंडीशनिंग है. हमारे ब्रेन में कोड बन गए. जो हमने शुरुआत में इंस्टाग्राम चलाया था, हमें किसने रिकमेंड कर दिया था, इंस्टाग्राम चला, इंटरेस्टिंग लोग, अब इंस्टाग्राम इक्वल्स टू इंटरेस्टिंग हो गया. अब यू हैव नो प्रॉब्लम कि इंस्टाग्राम पे कितनी बकवास. But Netflix Neuroscientists and also. Google में भी psychologists are getting hired, right? There is a need of psychologists. साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरो साइंटिस्ट, वो ब्रेन पे ज़्यादा काम करते हैं. तो इन न्यूरो मार्केटिंग, न्यूरो साइंटिस्ट वाली ब्रांच तो पे मतलब ज़्यादा अगर कोई psychology पढ़ता है तो they can, you know, work at these different. दे कैन डू इंटर्नशिप्स एंड ऑल, वो होती हैं चीज़ें, बट उसके वर्टिकल्स हैं. मेजरली न्यूरो साइंटिस्ट का एरिया है वो. They work in close collaboration with the tech team, because tech team can design the product, but how will you generate more users, how are they going to be able to relate to it, is what the person from the psychology background will tell you. Another thing for our college Vidya users that I would like to say, that psychology is one of the most important fields of our times. Yeah. And it is projected to grow at almost 14% year on year, and again will have tremendous growth in future as well, because any field you talk about, psychology to chahiye. We need psychology, very important. Another of my question कि I think today हर चीज में ही आप साइकोलॉजी को यूज कर सकते हो, तो आई थिंक इट्स वेरी फेवरेबल टू स्टडी साइकोलॉजी. Absolutely. Adding on to what the different careers that Manish talked about, another one is a forensic psychologist. Now, what does a forensic psychologist do? They work in close collaboration with the legal team, the legal institutions, the criminal and the judicial system, where they study and analyze these cases. And they focus on the criminal behavior. And there are specifically criminal psychologists as well. They focus on their vast field. right. है. वो मेजर वर्टिकल वही हैं, उन्हीं से बहुत छोटे वर्टिकल निकलते हैं. अब जैसे आप देखो, रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट अलग हो जाते हैं, पेरेंटिंग के लिए अलग हो जाते हैं. पैसा किसमें ज्यादा है?
ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में इमर्ज हो रहा है ज्यादा, बाकी तो It's a कोई नहीं growing मिले। field. साइकोलॉजिस्ट अगर हैं तो उसमें ज्यादा पैसा नहीं, बिकॉज दैट इज द ट्रेमेंड, मतलब सबको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अब इंजीनियर है, सब पे पैसा कोई है इंजीनियर पे, तो ऐसे रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट भी हैं बहुत सारे हैं, सब It's पे a पैसा तो growing नहीं field होगा। in India. As we told you, somewhere if you're in a job, different spheres, starting from 5 lakhs to 12-13 lakhs per annum, and of course it grows with experience. There are a lot of I would say experts who are working alongside, and they have their personal clinics as well, as Yeah. in the private consultations. So in that case, of course, you can earn more. So it depends in which field you are. बहुत But पैसा with कमाते हैं experience you साइकोलॉजिस्ट, earn, yeah. ये बॉलीवुड या ये सब लोग सबके होते हैं पर्सनल साइकोलॉजिस्ट, बहुत पैसा कमाते हैं साइकोलॉजिस्ट, बट वो ये हर करियर में टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगता है। Absolutely, absolutely. न्यूरोसाइंटिस्ट के, बट क्या वो भी साइकोलॉजी का ही कोर्स करते हैं या फिर? न्यूरो साइंटिस्ट तो एक पूरी अलग ब्रांच है ना, जो ब्रेन अलग को ही स्टडी करते हैं, branch ब्रेन है। के न्यूरॉन्स दिस दैट, ब्रेन स्ट्रक्चर। बट कैन अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आल्सो बी अ पार्ट ऑफ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, Yes, वो of होते course. हैं part। I know a couple of people who are working with these organizations. They're only graduate or masters in psychology. The thing is that, of course, you do other courses alongside. For Yeah. instance, if you've done a course in digital marketing, alongside you have your psychology degree, then you can definitely become a market research analyst, right? Where you can provide them insights on how to market a particular product. Alongside, a psychology student is also trained in research methods, including your surveys and experiments. So ये नहीं है कि सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करी या उसमें इंसाइट दिया. They also conduct surveys. They also conduct experiments to see how well that marketing strategy has worked. Moreover, they are also trained in feedback analysis. So as in जो भी feedback आया, they analyze that and they understand whether emotionally appealed to the public or not. And then of course, they provide you insights and you can work on that. So what diverse field है. I think everywhere we need psychology. सोचना तो मतलब हर जगह साइकोलॉजी है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ, हाँ मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि मतलब अब जैसे ये गेम्स डेवलपमेंट, दैट गेम इंडस्ट्री इज आल्सो इंक्रीजिंग, है ना, और गेम में भी वही होता है कि कितना फोकस और अटेंशन हुक रहे इंसान, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर रोल होता है क्या, मतलब ये सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे, क्योंकि ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिकली हायरिंग नहीं आती इनकी, हम साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, बट होना चाहिए ना, डोंट यू थिंक? होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि ये आज के टाइम पे जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो रिसर्च के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती हैं। इंडिया में क्या ट्रेंड है, इंडिया के लिए लोगों को कैसा बनाएं, तो ऑर्गेनाइजेशंस हायर करते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इन फ्यूचर आप देखोगे कि कंपनी साइकोलॉजिस्ट की हायरिंग डालेंगी या फिर ऐसी हायरिंग डालेंगी कि जिसमें साइकोलॉजी पढ़ाओ बंदे को एक वो मिले। As of now, I feel research and academic field में organizations में वो लोग ज़्यादा हैं. Psychologists are more in that field. And then again, a lot of big companies, they're outsourcing this, I would say, particular area. Yeah. But ultimately, as I told you, it's a growing field. So of course, jobs आएंगी, definitely आएंगी. But again, sometime it's going to take. Any recommendation for courses of UG and PG programs, if you guys know about it? UG and PG, I don't, मतलब मेरे को तो इतना पता है कि आप मतलब अगर आपने मास्टर बैचलर नहीं भी की है तो भी आप साइकोलॉजी कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम के बारे में तो आप हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर बता सकते हो। मतलब we'll list down all the online programs. वो तो सवाल आया इसलिए ताकि प्लग कर पाए हम कॉलेज विद्या के बारे में, बट इट्स ओके। द आइडिया इज कि साइकोलॉजी, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, गायत्री ने उस पॉइंट को टच भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो ना, अगर आपने साइकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, आई रेस्पेक्ट दैट, अपने आप में बहुत कुछ है, बट अगर किसी और फील्ड में भी हो आप, तो आप कहीं से भी 6 महीने 1 साल कोई भी एक प्रोग्राम करते हो ना, तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज मानता हूं मैं। अगर आप मार्केटिंग में हो, मार्केटिंग इज व्हाट, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। साइकोलॉजी है, तुम्हारे पास एडवांटेज होगा। तुम किसी स्टोरी टेलिंग की फील्ड में हो, किसी कम्युनिकेशन, किसी भी फील्ड में हो, तुम एक और लाइफ, रिलेशनशिप, वेल्थ, एवरीथिंग। तो अगर आप, मेरा मानना ये सब कुछ सीखना चाहिए, एक प्रोग्राम है 100%, किसी को भी, हर किसी को करना चाहिए। बाकी अपने अगर करियर ही साइकोलॉजी बनाना है तो अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी। As in, if you've done your graduation in psychology, you've done your masters in psychology, then schools, universities, ये लोग direct hiring करते हैं. They need a school counselor, they need an education counselor where you help students, because of course, in schools we're dealing with teenagers, we're dealing with young adults. So of course there are lots of challenges which they go through. Managing their personal and professional life is definitely not easy. तो हाँ, वहाँ definitely hiring होती है. These days in international schools, there's a proper team
of 4-5 people who are dedicatedly Correct. working towards student well-being and ensuring the well-being of the staff as well. So ये दो जगहें हैं जहाँ direct hiring है, and of course in other fields it's a growing field, so of course एक it will- लास्ट फील्ड हमने शायद टच करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा बात की थी, वो ये है साइकोलॉजी का एक बहुत मेजर डिपार्टमेंट है जो है रिसर्च वाला। right. आप बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हम बात कर रहे हैं, जिन स्टडीज पे हम बात कर रहे हैं, जिन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, वो नए भी तो बनेंगे ना। टीचर वो पढ़ाएगा जो बना हुआ है, वो साइकोलॉजिस्ट यूज करेंगे, नए भी तो ड्राइव होंगे। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसे मैं एक अपने न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो रिलेटेड फील्ड इसलिए बता रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट डॉक्टरल के फेलो हैं, तो वो रिसर्च कर रहे हैं डिप्रेशन पेशेंट को ट्रीट करने पे। मतलब कुछ नए टेक्निक, कुछ नए ट्रीटमेंट निकाल पाएँ जिससे हम ट्रीटमेंट दे पाएँ डिप्रेशन के पेशेंट को। तो रिसर्च में अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत इंटरेस्टिंग, ये जो मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ ना, जो ये कंडक्ट होते हैं, ये सच में आप कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहे हो, आप सॉल्यूशन दे रहे हो दुनिया को, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, बहुत बड़ी है। मतलब बहुत लोग पैसा फेंकने को तैयार हो जाते हैं अगर आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो और अच्छे रिसर्चर। मतलब अगर किसी को नहीं पता है कि उसे क्या करियर चूज करना है, तो ऐसा कोई टूल है साइकोलॉजी में जो हेल्प कर सके? क्योंकि 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली व्हेन आई वाज आल्सो इन 12th, मुझे बस इतना पता था मुझे मीडिया लाइन में जाना है, एंड मीडिया में मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कोई होता नहीं है ना, हर किसी के पास एक राइट गाइडेंस नहीं होता बताने के लिए। सो आर देयर एनी टूल्स वेयर द स्टूडेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ कैन आइडेंटिफाई थ्रू साइकोलॉजी और टू अंडरस्टैंडिंग देयर ओन कैरेक्टर? सबसे पहले करियर काउंसलिंग अपने आप में एक फील्ड है साइकोलॉजी की, बहुत बड़ी। आपने बोला लेकिन अपने आप से, हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते जो अफोर्ड नहीं या कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिंपल आइडिया ये है, कोई ऐसे टूल्स आप देखोगे वो फिर बायस्ड होंगे। अब मान लो आपने कोई टूल पे टेस्ट कर लिया, आपका टूल कह रहा है मीडिया तो नहीं, आपको तो कोई बिजनेस करो, तो वो टूल्स स्वीकृति एस्ट्रोलॉजी की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो कितना क्रेडिबल होता है? वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो मैं बिग 5 वाला बता रहा हूँ, वो आपको ग्राफ देता है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट बताता है। तो इतना % तुम्हारा ओपननेस फैक्टर है, इतना तुम्हारा कंसाइंशियसनेस है, तो ये इतना फिर भी तुम्हारा कम से कम एक्यूरेट है तो? यस, इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी एक फैक्टर होता है एक्सपेरिमेंट का। एक्सटर्नल वैलिडिटी कहता है ये रियल वर्ल्ड में वैलिड है भी कि नहीं। अभी हम बात अगर स्पेसिफिकली करियर डेवलपमेंट में करें, तो ऐसे जो टूल्स हैं भी जो बताते हैं आपका क्या होगा, कैसे होगा, वो एस्ट्रोलॉजी की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इंस्टेड यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ एंड जस्ट फिगर आउट योर इंक्लिनेशन। एंड आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि मेरे मन में था कि मुझे मीडिया लाइन में जाना है, वो बहुत है। बहुत लोग के दिमाग में बस इतना ये ही भी पता नहीं होता, हाँ, बहुत के दिमाग में ये भी नहीं होता हाँ। जो आपके मतलब आपको इंक्लिनेशन पता चल गया कि मेरे को मीडिया लाइन में जाना है। तो अब आप सोचो, इतने बड़े जंगल से कुछ तो छोटा किया आपने हिस्सा, कर लोगे ना, फिगर आउट कर रहे हो ना, कम से कम जबरदस्ती यूपीएससी की तैयारी तो नहीं कर रहे ना। तो मेरा आइडिया यही रहता है, मैं अपनी कम्युनिटी में भी रिकमेंड करता हूँ कि फिगर आउट कि आप किस चीज की तरफ नेचुरली इंक्लाइंड हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आप मुझसे या बाकी लोगों से ज्यादा कर सकते हो और हमसे कम एफर्ट लगे, मुझसे और बाकी लोगों से ज्यादा कर सको और मुझसे कम थको, जिसके लिए तुम ये ना बोलो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, जो नेचुरली आए। वो इंक्लिनेशन में काउंट होता है, साइकोलॉजी की पूरी स्टडी है इस पे। उस इंक्लिनेशन में फिर तुम डिस्कवर करना स्टार्ट करो इसमें मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ये एक बात है जो हम फॉलो करते हैं। दो चीजें बोली, एक तो इंक्लिनेशन देखो और फिर मॉनेटरी वैल्यू देखो, मोनेटाइजेशन कि वो अपॉर्चुनिटीज, चीज तुम्हें, वो स्किल तुम्हें कितना पैसा देती यस, है, ऐसा ना हो तभी कि तुम खुश भी रहोगे। अब ऐसा ना हो कि मैं घर पे मच्छर मारने पसंद है तो उसके पैसे कोई मिलेंगे, तुम एक मच्छर मारो घर पे जाके किसी को। तो यू हैव टू थिंक दोनों तरह ये से। कोई प्रोफेशन नहीं है गाइस। हाँ, तो दोनों चीज देखनी पड़ेगी। सो देयर इज वन क्वेश्चन ऑफ माइंड अबाउट थेरेपी। आजकल क्या हो गया ना, जेनजीज में बहुत कॉमन हो गया, मतलब मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस काफी ज्यादा हो चुका है। आई वुड नॉट से इन द रूरल एरियाज, बट ऑन द अर्बनाइज्ड सेक्टर्स एंड द एरियाज हियर बहुत ज्यादा हो गया। आजकल हर कोई थेरेपी की बातें करता है, बट टू फाइंड द राइट थेरेपिस्ट वाज बहुत डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दूसरी ये चीज कि क्या सबको थेरेपी लेने की जरूरत है भी कि? मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन में क्लियर और ऐड करूँ कि थेरेपी करती क्या है। ठीक है, आप तुम्हारे लिए, तीनों ठीक है? चीज का Would you like to start? I'll start. See, first of all, you need to understand that therapy is not for everybody. हर किसी के लिए नहीं है. There are so many people who can deal with their life problems and challenges in a very effective manner. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई और जाओ थेरेपिस्ट के पास. आप कर पा रहे हो डील, आसपास चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं, प्लीज डू इट. थेरेपिस्ट, बट अगर आपको लग रहा है दैट यू नो आई एम नॉट एबल टू डील विद इट, इट्स समथिंग दैट इज नाउ becoming heavy on me, or it's posing a challenge, it's not letting me do my everyday work, in that case
please do consult a therapist. Therapist क्या करेगा? First of all, they will try to understand what your challenges are despite and not judging you. उनका वो एक biased judgment नहीं होगा आपके towards. Of course, they will provide you strategies. They will try to understand what your challenges are and again provide you tools for life which can help you navigate through these challenges in a better way. You will be introduced to psychological aspects of resilience, which will further help you. See, it's an ever-changing world. Challenges are coming, going, adaptability. These are certain aspects which you will be introduced to. And then you will understand that, these problems and challenges and changes are a part and parcel of life. So, आपका जो एक ability होती है to cope up with these problems, वो better हो जाती है. ये नहीं है कि आपकी problem solve हो जाएगी. मुझे लगता है आपका जो approach है towards dealing with that problem, it changes. And you become less harsh on yourself. Yeah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपी सबके लिए, थेरेपिस्ट सबकी जरूरत नहीं है. मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इस क्वेश्चन में हूँ कि थेरेपी करती क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप शायद खुद भी कर सको. थेरेपी आपके मेजर 2 वर्टिकल पे काम करती है. वो क्या? जब भी आप किसी डिप्रेशन या किसी भी ऐसे स्टेट में होते हो जहाँ डाउनफॉल होता है, अच्छा फील नहीं करते आप, उस स्टेट में आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली नहीं देख पाते. हम अपने आप को किसी शेम की नज़र से देखते हैं, कुछ सेल्फ पिटी, या अपने आप को उस तरह से हम अपने आप को गालियाँ बकते हैं अपने पास में देख के कुछ करके, और उस तरह से हम जब देख नहीं पाते तो फिर हम गलत टॉक्सिक हैबिट्स ढूंढते हैं. तो इस तरह से वो टॉक्सिक लूप चलता चला जाता है, डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है. ऐसा कहते हैं ना कि इसने तो अपनी हालत और ज़्यादा ख़राब कर ली. इसके बाद दूसरा वर्टिकल होता है, थेरेपी आपको हेल्प करती है आपके ट्रिगर्स पता लगाने में. आप कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये आता है, मुझे इस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ. ट्रिगर्स क्या हैं? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई और हस्बैंड ने वाइफ को रिमोट फेंक के मार दिया और वाइफ के यहाँ पे लग गया रिमोट, बाद में जाकर उनका डिवोर्स हो गया. तो लाइफ टाइम वो फीमेल रिमोट को देखती है तो उसे एंजाइटी होती है. ट्रिगर बनते हैं ऐसे. आपने सुना होगा ऐसा कभी ना कभी, जो डिप्रेशन में लोग होते हैं ज़्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं टू अवॉइड द ट्रिगर्स. ज़्यादातर अंधेरा रहेगा उनके कमरे में, किससे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, दे आर अवॉइडिंग द ट्रिगर्स. तो साइकोलॉजिकल जो साइकोथेरेपी होती है वो हेल्प करेगी आप उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर पाओ, ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर पाओ. जो कंडीशन बन गए हैं ना, ये दिखेगा तो ऐसा फील करूँगा, ये दिखेगा तो ऐसा फील करूँगा. आप खुद सोचो, अगर ये 2 वर्टिकल आपने मैनेज कर लिया, अपनी ट्रिगर्स के साथ मैनेज कर लिया, अपने पास को एक्सेप्ट कर लिया, पॉजिटिवली शेमफुल नज़रों से देखना बंद कर दिया, तो ये 2 मेजर चीज़ें जो थेरेपी करती है. So, but still, like, you can go for therapy if you are like dealing it, but you're not able to deal it on your own. You are not able to deal it on your own. If you can afford it, you should go to a therapist. But how you to will have a find great the life. right therapist? I mean, it's difficult to find right therapist. आजकल तो बहुत आसान है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत People सारे are like, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम बहुत सारे अच्छे साइकोलॉजिस्ट ढूंढ सकते हैं. बहुत सारी जगहों पर तो आपको ऑप्शंस मिलता है प्लेटफॉर्म्स पर कि आप एक फ्री काउंसलिंग सेशन लेके देखो. थेरेपी कोई एक सेशन का खेल नहीं है स्वीकृति. बहुत सारी, जैसे मैं जो करता हूँ 12+1 होती है. पहले एक डिस्कवरी सेशन होगा, फिर एटलीस्ट 12 सेशंस होते हैं अलग अलग, जिसमें हम प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं कि आप ठीक हो भी रहे हो कि नहीं. ये पूरा CBT का प्रोसेस होता है. कोई ऐसा नहीं मैंने आज आपसे बात करी अरे थेरेपी मिल गई, नहीं. वी नीड टू ट्रैक कि स्वीकृति At least I think 5 sessions are important. उसमें वो होता है जहाँ भी चेंज लगे हमें, हम चेंज करते हैं, लेकिन हम 12 तक का एवरेज लेके चलते हैं. वो कभी 6 में भी हो सकता है, वो 18 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 12 एवरेज हम मान के चलते हैं. And lastly, I would say any books that you would recommend the audience who wants to get into the stream of psychology. Any book, any podcast, any web series, anything that you would want अगर to कोई recommend? साइकोलॉजी में जानना चाहता है फिर तो अकेडमिक की बात अलग होगी, लेकिन मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, बिल्कुल एक, जिसके अलावा कुछ नहीं. तो बुक्स तो बहुत सारी हैं. जो भी सेल्फ हेल्प की जितनी भी बुक्स है ना, वो पॉप साइकोलॉजी पे ही बात करती है. कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि सेल्फ हेल्प का ना आजकल एक एलिमेंट बन चुका है पॉप साइकोलॉजी. तो वो कुछ ना कुछ एलिमेंट पे बात करेंगे, वो साइकोलॉजी से निकल के आता है. बट अगर आप एक्चुअल में थोड़ा जानना चाहते हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो रॉबर्ट ग्रीन की बुक है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. तो वो पढ़ो, तुम्हें मजा आएगा. And there was another book also that you said. 48 लॉज ऑफ पावर. वो तो अलग है. वो मेंस आर फॉर मार्स एंड वुमेन्स आर फॉर वीनस. वो वुमेन साइकोलॉजी और रिलेशनशिप पे पढ़नी है तो बेस्ट बुक है. बाकी अगर जनरली जानना है तो द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, वेरी गुड बुक. हैबिट्स के लिए द एटॉमिक हैबिट्स.
सब कुछ के लिए भगवत गीता, बाकी So there was this one book which was recommended to me when I graduated from college, and that was The Happiness Advantage by Shawnee Kaur. So it's a very nice book which again tells you कि एक notion होता है हमारा कि हम hard work करेंगे, हम successful हो जाएंगे, हमें happiness मिल जाएगी. So but you know the book explores the positive aspect of the psychological principles and how it can lead to personal as well as I would say professional well-being. How can you enhance your productivity and things related to that. So पढ़ो एक बार, I'm sure अच्छा लगेगा. Yeah. It was great talking to you guys. Thank you. I think काफी सारा Same to you. information. Oh, same to me. Okay. Yeah. I Likewise, hope we had a good time. Yeah. We नहीं, मुझे मजा आया कन्वर्सेशन में. Yeah. कन्वर्सेशन ऐसे ही होना चाहिए, मतलब थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो, हाँ. नॉर्मल हो, बट हाँ I think मतलब इंटरेस्टिंग. थोड़ा ऐसे ही होना चाहिए कॉन्वर्सेशनल टू मेक इट लाइट. Hmm. और तो काफी देर तक हम लोग शूट करते हैं, 2 बार लाइट भी गई. एनी कन्वर्सेशन में That is- हमसे ज्यादा रोल आपका है. हाउ यू आर Right. नेविगेटिंग द कन्वर्सेशन, Yeah. So योर I क्वेश्चंस एंड think when एवरीथिंग. the host makes So, you feel yeah. comfortable and when the Thank you. conversations are candid, Like it's good. like a psychologist in a therapy. Right. So kudos to you. So, thank you so much. Sorry. So my message to the viewers would be that if you are really curious and you want to explore different fields, enter with an open mind. Read as much as you can because reading provides you different perspectives on life and you understand what has to be done and what is not required. अगर आपने अभी तक पूरा पॉडकास्ट देख रहे हो आप और अगर देख लिया है तो एग्जीक्यूशन इज द की. अगर सारी चीजें सुन करके बस सोने चले जाओगे तो इट विल ऑल बी फिलोसफी एंड एंटरटेनमेंट बस. अगर फिलॉसफी इम्प्लीमेंट तो किया कर तो देती. फिर आपका काम बनेगा, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा एंड यू कैन एक्चुअली विन इन योर लाइफ whatever you want to achieve. I think with that, let's sign off. Let's move ahead. Thank you so much. And Thank you. Thank you so much, guys.